नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो पिछले 9 साल से हम देख रहे हैं कि जब देश मोदी जी से किसी मसले पर जवाब चाहता है तो वो चुप रहते हैं। दरअसल मोदी जी में गलत को गलत कहने की और विपक्ष के सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है, और ये बात तो हम जानते ही थे, लेकिन उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि विपक्ष का विरोध करते करते वो इंडिया के विरोध में उतर आएंगे, और खासकर राहुल गांधी का विरोध करते करते वो इंडिया के विरोध में उतर आएंगे। हम लिख भी रहे हैं, राहुल से लड़ते लड़ते इंडिया से क्यों लड़ने लगे मोदी जी। मोदी जी से एक और मुद्दे पर देश को निराशा आज हाथ लगी है। उनका राष्ट्रवाद कितना कमजोर और कितना खोखला है, ये आज साबित हो गया है। दरअसल आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक थी पार्लियामेंट हाउस में, और हमारे पीएम साहब संसद के भीतर तो विपक्ष के सवालों के जवाब देने नहीं पहुंचते हैं। अलबत्ता बीजेपी के संसदीय दल की जो बैठक हुई, उस बैठक में वो ज़रूर शामिल हुए, जहां उन्होंने सांसदों को जनता से जुड़ने को कहा, और इसी दौरान विपक्षी गठबंधन के नए नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया पर भी निशाना साधने की कोशिश की। हालांकि इस कोशिश में फिलहाल वो खुद को और अपनी पार्टी को ही घायल करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने इंडिया शब्द का हवाला देते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई जैसे नामों का उदाहरण दिया कि इनमें भी तो इंडिया शब्द जुड़ा हुआ है। मोदी जी ने विपक्ष को दिशाहीन बताया, लेकिन उनके बयान से तो यही समझ में आता है कि वो फिलहाल इस बात पर भटक गए हैं कि किस तरह विपक्ष का विरोध करें। विपक्ष अगर गलत बातों को मुद्दा बनाए तो उसकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, उद्योगपतियों को मिल रहा फायदा, धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों की प्रताड़ना, दलित उत्पीड़न और अभी मणिपुर पर चर्चा की मांग ही तो कर रहा है विपक्ष। मोदी जी विपक्ष के सवालों का जवाब देने का सही रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे हैं और विपक्ष को दिशाहीन बता रहे हैं। और जहां तक इंडिया शब्द की बात है, तो इसके लिए मोदी जी को देश को गुलाम बनाने वाली कंपनी या आतंकी संगठन ही क्यों ध्यान आए? क्यों उन्हें यह याद नहीं आया कि संविधान से लेकर देश की विश्व स्तरीय संस्थाओं तक इंडिया नाम से जुड़ा हुआ है? मोदी जी को केवल नकारात्मक संदर्भों में ही, रेफरेंस में ही इंडिया का ध्यान क्यों आया? और जिस तरह विपक्ष को निशाने पर लेने के लिए उन्होंने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया, क्या ये देश का अपमान नहीं है? राहुल गांधी तो नीरव मोदी और ललित मोदी के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था, आप याद कीजिए। लेकिन राहुल गांधी अगर ललित मोदी या नीरव मोदी के लिए मोदी शब्द का इस्तेमाल करें तो इसे सारे मोदी समुदाय की मानहानि बता दी जाती है और उस पर उन्हें 2 साल की सजा हो जाती है। राहुल गांधी को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन क्या यहां मोदी जी ने इंडिया का अपमान नहीं किया है? क्या ऐसा कोई मुकदमा अदालत में पहुंचेगा? खैर, अदालत से पहले जनता की अदालत में ही इस बात का फैसला हो जाएगा। आज तो विपक्ष ने मोदी जी के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो आज राज्यसभा में इस पर बहुत कुछ कहा। आइए जरा सुन लेते हैं उसकी एक बानगी। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो विपक्ष के यानी एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं, और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं मणिपुर में, मकाना जलाए, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया। तो आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को, मणिपुर की बात कर रहे हैं ये यहां, और प्राइम मिनिस्टर जी क्या ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी एक अलग ही अंदाज में मोदी जी के बयान पर उन्हें घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ट्वीट करके उन्होंने, इंग्लिश में ट्वीट है लेकिन उसका
हिंदी हम आपके सामने रख रहे हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि आप हमें जो चाहें बुला लें मोदी जी, हम इंडिया हैं। हम मणिपुर के हालात को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम मणिपुर के सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार को पुनर्स्थापित करेंगे। ये कह रहे हैं राहुल गांधी सीधे शब्दों में कि आप हमें जो कहना है, जो चाहे कह लें, बुला लें, लेकिन हम इंडिया हैं। हम मणिपुर की बात करेंगे, वहां के हालात को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम भारत में, मणिपुर में भारत के विचार को यानी आइडिया ऑफ इंडिया को पुनर्स्थापित करेंगे। ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और वही प्रियंका गांधी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। प्रियंका गांधी ने मोदी जी को नकारात्मक राजनीति न करने की सलाह दी है। प्रियंका गांधी का लंबा चौड़ा ट्वीट है और उसमें वो लिख रही हैं कि प्रधानमंत्री जी, इतनी नकारात्मकता क्यों, इतनी नेगेटिविटी क्यों प्रधानमंत्री जी? इंडिया के मूल में संविधान की भावना है। देश के युवाओं को रोजगार, जनता को महंगाई से राहत, हर तबके की खुशहाली, किसानों श्रमिकों की भलाई, महिलाओं को सुरक्षा व सहायता, देश में एकता, प्रेम व शांति का सकारात्मक एजेंडा है। राजनीति के चलते इंडिया के लिए अपने नकारात्मक और अपमानजनक रुख अपना रखा है, आपने अपना रखा है। बार बार इस नाम के साथ नकारात्मक मायने जोड़ना आपके पद की गरिमा के प्रति उचित नहीं है। देश के लोग नकारात्मक नहीं, सकारात्मक राजनीति चाहते हैं। संसद में मणिपुर पर देश आपकी बात सुनना चाहता है। देश महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब चाहता है। ये प्रियंका गांधी कह रही थी। उधर तेजस्वी यादव ने भी अपना ट्वीट करके अपनी बात रखी है और तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि एकता में बड़ी ताकत है और यही पीएम की आफत है। ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव, एकता में बड़ी ताकत है और यही पीएम मोदी की आफत है। तो विपक्ष की ऐसी प्रतिक्रिया से समझ आता है दोस्तों कि मोदी जी का तीर उल्टा पड़ गया है और फिलहाल बीजेपी चोटिल दिख रही है। इस सबसे बचा जा सकता था अगर मोदी जी संसद में आकर अपना बयान दर्ज कराते और विपक्ष को निशाने पर लेने से, यानी कि विपक्ष जो है उन पर निशाना बनाने की जगह, विपक्ष पर निशाना बनाने की जगह मुद्दों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते। उनके बड़बोलेपन से मणिपुर के हालात सुधर नहीं रहे हैं, बल्कि अब पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। जी हां, आप लोगों तक खबर शायद आ गई होगी, मिजोरम की हालत खराब हो रही है। असम में भी मणिपुर के बहुत से लोग शरण ले रहे हैं, वहां शरणार्थी के रूप में पहुंच रहे हैं। और इधर कल शाम को मेघालय में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जो हैं वो गौरा हिल्स स्थित उनका जो आंदोलनकारी संगठनों के साथ चर्चा कर रहे थे वो, और इस दौरान भीड़ वहां इकट्ठा हो गई और पथराव शुरू कर दिया। सीधे सीएम के यहाँ, उनके ऊपर, उनके घर, उनके बंगले पर अगर जहां मीटिंग हो रही हो, पथराव शुरू हो गया। शिलोंग की बात कर रहा हूं, मेघालय की बात। आपको बता दूं कि ये संगठन तुरा को शीतकालीन राजधानी बनाने के लिए भूख हड़ताल पर है, लेकिन अब बात हिंसक विरोध तक पहुंच गई है। इंडिया के खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है दोस्तों, अगर ये भी अशांति का शिकार हो जाए तो ये देश के लिए बहुत गंभीर खतरा है, क्योंकि इन राज्यों से भारत के पड़ोसी देशों यानी कि चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाएं जुड़ती हैं, भूटान की सीमा भी जुड़ती है। बीजेपी ने डबल इंजन सरकार का जुमला चला करके इन राज्यों में अपनी सत्ता को स्थापित कर ली, लेकिन यहाँ के ज़मीनी हालात समझने में उसकी नाकामी अब इन राज्यों की जनता और देश पर भारी पड़ रही है। अपनी नाकामी पर ध्यान देने की जगह मोदी जी इंडिया को कैसे नीचा दिखाया जाए, इसकी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। मोदी जी से यही गुजारिश की जा सकती है कि ये काम बीजेपी की ट्रोल आर्मी पर छोड़ दीजिए, जिन्हें 2 रुपए का काम दिया जाता है। आप तो कम से कम अपने पद की गरिमा और जिम्मेदारी का ध्यान रखिए। खैर, नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में अब मणिपुर की बात नहीं, हम मेघालय की चर्चा भी करेंगे, हम चर्चा करेंगे मिजोरम की भी, हम चर्चा करेंगे असम की भी। और अगर आग असम तक पहुंच गई है तो आप समझ लीजिए 7 सिस्टर्स, मेगा उत्तर, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर। और इधर दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, संसद भवन की तस्वीर आप रोज देख रहे हैं। चर्चा गंभीर है दोस्तों, और इस चर्चा में आप सब बने रहिए, यही उम्मीद करता हूं। और आगे बढ़ते हैं न्यूज़ पॉइंट में। आज चर्चा यही करेंगे हम कि क्या इंडिया का विरोध करके मोदी जी
जो हैं वो आगे बढ़ पाएंगे? क्या इंडिया का विरोध कर पाएंगे मोदी जी? और क्या राहुल गांधी से लड़ते लड़ते आखिर इंडिया से क्यों लड़ने लगे हैं मोदी जी? सवाल वाजिब है, जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। पहले इस वक्त देखिए 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। एक लंबे अंतराल के बाद हमारे कार्यकारी संपादक एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। और इधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। शकील जी, आपका स्वागत है। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, आपसे समझूं कि क्या कुछ चल रहा है। इंडिया का विरोध कर पाएंगे मोदी जी? और इंडिया का विरोध करते करते आखिर इंडियन मुजाहिदीन तक और ईस्ट इंडिया कंपनी तक क्यों पहुंच गए मोदी जी? क्या अब तीर जो है वो उल्टा उनके ऊपर ही वार करने लगा है? देखिए राजीव जी, अभी तक मैं ये समझता था जो राहुल गांधी ने नारा दिया था और कहा था, ये लड़ाई जो है नफरत और मोहब्बत के बीच की है। अब मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है, युद्ध जो है, ये दीमक और पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट के बीच की है। मेरे को अपने देश पर, राजीव जी वास्तविकता में बता रहा हूं, मुझे न केवल अभिमान था बल्कि अहंकार था। और मेरे जैसे लाखों लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको अहंकार था कि भारत की जो खूबसूरत विविधता है, हमारे देश का जो डाइवर्सिटी है, इतनी खूबसूरत चीज है कि हमारे देश को कोई तोड़ नहीं पाएगा, हमारे देश को कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये मेरा अहंकार टूट गया है। वास्तविकता में मैं नहीं समझ पा रहा था कि इस देश को, इतने प्यारे देश को, जिसकी सनातन परंपरा है, कोई इतनी आसानी से तोड़ देगा। पिछले 9 साल के अंदर इतनी कुशलता पूर्वक, इतनी स्किलफुली इन लोगों ने नष्ट किया है, इन्होंने खत्म कर दिया है इस देश की खूबसूरती को। राजीव जी, खत्म कर दिया है। जैसे आपने देखा, मेघालय हो, नागालैंड हो, असम हो, मणिपुर हो, जो सबसे सेंसिटिव एरिया है, उसको कितनी खूबसूरती से जैसे दीमक चट करती है। आप देखते हैं कि आपकी अलमारी बिल्कुल सही है, 2 महीने के बाद देखते हैं दीमक जो है पूरी अलमारी को खा जाता है। उसी प्रकार से इन लोगों ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर दिया है। इन्होंने साउथ को बिल्कुल इस प्रकार से अपने से अलग कर दिया। इन्होंने हमारे देश को छोटे छोटे वर्गों में बांट दिया। 17% को अलग कर दिया, 22% को अलग कर दिया, आदिवासियों को अलग कर दिया, इन्होंने अल्पसंख्यकों को अलग कर दिया। लेकिन मुझे कुछ खूबसूरती की मिसालें भी मिल रही हैं। आपने देखा होगा, मलेरकोटला के मुसलमानों ने 55 टन गेहूं और चावल लेके वो स्वर्ण मंदिर पहुंचे। स्वर्ण मंदिर के अंदर उन्होंने वहां बैठ के पंगत में खाना खाया और उसके बाद सरदारों ने और मुसलमानों ने गले मिले और उसके बाद मुसलमानों को उन्होंने वहां पे नमाज पढ़ने की अनुमति दी। ये देश के अंदर जो देश को जोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो हमारी इंडियननेस है, जो हमारी भारत, हमारी हिंदुस्तान की आत्मा है, उसको जोड़ने वाले लोग हैं और जो उसको विखंडित करने वाले हैं। तो इसमें आपको देखिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए जो इंडिया से घृणा करते हैं, जो भारत से घृणा करते हैं। वास्तविकता में इनके अंतर मन में, इनके अंदर जो इनके सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर भारत और इंडिया का जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसके प्रति एक विद्वेष है, घृणा है। ये हम लोग आज की तारीख में जो इन्होंने आज ये वक्तव्य दिया है, हर जगह ये वक्तव्य दे रहे हैं, हर जगह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हर जगह मुखातिब हो सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर के जख्मों में ये मलहम नहीं लगा सकते। आपने मणिपुर में देखा होगा, लाखों लोग, जिसमें मैती भी है, जिसमें कुकी भी हैं, नागा भी हैं, वो बिल्कुल मार्च कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, एक साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि मोदी जी कृपा करके हमारी तरफ देखिए, हमें बचाइए, देश को बचाइए। तो हमारे बच्चे, हमारे वो प्यारे प्यारे नॉर्थ ईस्ट के बेटे और बेटियां जो त्रस्त हैं, जो परेशान हैं, हमारी तरफ, आशाओं की तरफ देख रहे हैं। और राजीव जी, मुझे सही में अपने पे भी घृणा आ रही है और अफसोस हो रहा है कि मैं इतना असहाय हो गया हूं। हमारे जैसे लोग इतने असहाय हो गए हैं, उन बच्चों की पुकार, उनकी चीत्कार नहीं सुन पा रहे हैं और उनकी मदद के लिए नहीं जा पा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े आदमी हैं, वो पाकिस्तान जा सकते हैं,
चीन के राष्ट्रपति को झूला झूला सकते हैं, बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन मणिपुर जो अपने देश का सबसे प्यारा प्रदेश है उससे मिलने नहीं जा सकते, वहां के लोगों के आंसू पोंछने नहीं जा सकते। ये देश को नहीं तोड़ पाएंगे, हम लोग देश को जोड़ेंगे। 10 महीने का इंतजार जनता को और करना पड़ेगा। जनता को कितने दिनों का इंतजार करना पड़ेगा ये कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, लेकिन बात अब सिर्फ और सिर्फ मणिपुर की नहीं रह गई है, बात पूर्वोत्तर की हो रही है। और साथ साथ चूंकि इस वक्त संसद का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र से कुछ सांसद, कुछ नहीं एक सांसद जो हैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और वो निलंबित किए जा चुके हैं। वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साथ तमाम विपक्षी दलों का जो ये गठबंधन है उनके नेता कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। रात भर उनके साथ बैठे थे, आज भी दिन भर बैठे हैं। क्या कुछ वहां चल रहा है और आखिर इसकी क्या प्रतिक्रिया रही है? शकील अख्तर जी, आपसे जानना समझना चाहता हूं, आप चूंकि वहीं से आ रहे हैं, आपसे समझना चाहता हूं कि आज दिन भर और उसमें भी सदन में नोक झोंक कल भी हमने देखा। कल डेरेक ओब्रायन और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब के बीच में नोकझोंक हुई। उधर हमने देखा कि लोकसभा में भी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और अधीर रंजन चौधरी के बीच भी नोकझोंक हमने देखी। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल इधर और दिल उधर की बात हो रही थी। तो तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान विपक्ष को चाहिए और विपक्ष पे ही वार हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक चिट्ठी जारी की गई है अमित शाह के ज़रिए उनके द्वारा कि हम चर्चा करना चाहते हैं लेकिन विपक्ष चर्चा कराना नहीं चाहता। विपक्ष की मांग है कि पीएम आकर बयान दें, 267 के तहत ये बातचीत वहाँ हो, इस पर चर्चा हो, लेकिन 267 न करते हुए नियम 267 जो है 267 जो है उसके तहत चर्चा हो। लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। ज़रा समझें आपसे, और हमारे साथ जयशंकर गुप्त जी भी हैं, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं, उनसे भी समझेंगे कि क्या आखिर कहाँ जाकर के रुक रहा है, क्योंकि छोटा सत्र है, 11 अगस्त को ये सत्र खत्म हो रहा है। देखिए, जो अमित शाह जी ने चिट्ठी लिखी है वो उसको कल लोकसभा में बोल चुके हैं जी। और हमने वहीं से लिखा था इस बात को कि जब बहुत छोटा सा वक्तव्य दिया था अमित शाह जी ने कि हम चर्चा को तैयार हैं, और फिर उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने जो उसका इंटरप्रिटेशन किया वो ये था कि जिसका मंत्रालय है वही इसका जवाब देगा, कृपया नई परंपरा न डालें। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री से बयान की मांग न करें, प्रधानमंत्री बयान नहीं देंगे। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह नियम अलग अलग है। जो 267 की हम बात करते हैं वो राज्यसभा का नियम है, और राज्यसभा में 267 में विपक्ष इसलिए चर्चा चाहता है कि वो फुल डिस्कशन चाहता है, उसके ऊपर फुल ड्यूरेशन की डिस्कशन चाहता है। लेकिन सरकार जो है 176 में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाहती है। शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होता है कि 1.5-2 घंटे की चर्चा होती है और उसके बाद चर्चा ख़त्म हो जाती है। लेकिन 267 राज्यसभा का जो नियम है, तत्काल उसमें काम रुक जाता है और तत्काल चर्चा शुरू हो जाती है, वो दिन भर चल सकती है। सारे सदस्यों को बोलने का मौका मिलता है और उसमें वोटिंग का भी प्रावधान है। सरकार इसी से डरी हुई है कि अगर मणिपुर में वोटिंग हो गई तो अभी भी राज्यसभा के अंदर जो है विपक्ष का बहुमत है। तो सरकार इसीलिए 267 में चर्चा नहीं चाहती है। और यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हार और जीत अलग है, कि क्या मणिपुर की घटना इतनी छोटी है कि उस पर शॉर्ट डिस्कशन हो। संक्षेप में बहस तो वहाँ होती है जब कोई मामूली घटना होती है, छोटी घटना होती है, उसके लिए ये नियम 176 रखा गया है। लेकिन 267 पे तो आमतौर पे न विपक्ष कभी बहस की मांग करता है और न अधिकांशता होती हैं। हमें याद है कि पिछले 10-12 साल के अंदर 10-12 बार ही 267 में बहस हुई होगी जी, ज़्यादा नहीं होती है इसके अंदर। तो मणिपुर की घटना तो इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया इसके ऊपर चर्चा कर रही है, रिएक्शन कर रही है, तो क्या हमारी संसद इस पर चर्चा नहीं कर सकती? फिर दूसरी बात, जहाँ तक लोकसभा का सवाल है, तो लोकसभा में विपक्ष एक ही मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री बयान दें और उसके बाद यहाँ चर्चा शुरू हो। लेकिन सरकार ने ये एक नई बात कही है कि बयान जो है वो गृह मंत्री देंगे। गृह मंत्री तभी वहाँ होके आए थे, उसके बाद उन्होंने कोई बयान नहीं दिया।
न उन्हें ये पता चला, और अगर पता भी चला तो उन्होंने बताया नहीं, खुद प्रधानमंत्री को नहीं बताया। कितनी बड़ी बात है कि वहाँ इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस दिन संसद शुरू हुआ है, संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, और वहाँ उससे पहले जो परंपरा है प्रेस से बात करते हैं, बात तो क्या करते हैं, वो तो 9 साल से एक तरफा संवाद ही करते हैं, अपनी बात कह के चले जाते हैं। इससे पहले मनमोहन सिंह जी जवाब देते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जवाब देते थे, बाकी सारे प्रधानमंत्री जितने भी थे, गुजराल थे, देवगौड़ा थे, चंद्रशेखर जी, सब, इंदिरा गांधी, सब जवाब देते थे। खैर, तो 9 साल में प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, और वहाँ उन्होंने कहा कि मैं अभी जब संसद आ रहा था तब मुझे इस घटना का पता चला। क्या मतलब कि अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री, जब मणिपुर गए थे तो उन्हें पता नहीं चला, और पता अगर चला तो प्रधानमंत्री को नहीं बताया। दोनों बातें बहुत ही गंभीर हैं। तो इसलिए शकील जी, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, वहाँ संसद में बातें हो रही हैं, यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी को पता नहीं चलेगा। जी हाँ, और हम ये बात कहना चाहेंगे, आपने सही पॉइंट उठाया जी, कि जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, उन्होंने सबसे पहले जब ये बात कही थी तो निश्चित ही रूप से उनके पास कोई जानकारी थी। अमेरिका के राजदूत की ये हिम्मत हो नहीं सकती कि वो भारत के अंदरूनी मामले हस्तक्षेप करे और मदद की पेशकश करे। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मणिपुर पे बात करने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए भारतीय होना ज़रूरी नहीं है। इट मीन्स कि उनके पास कोई सॉलिड जानकारी थी। और उसके बाद आप देखिए, यूरोपियन यूनियन ने प्रस्ताव पास किया, उनके पास भी जानकारी थी। आप देखिए कि आज दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है, और हमारे प्रधानमंत्री जो है वो इंडिया पर बात कर रहे हैं। ये बच्चों जैसी बात है कि बच्चे किसी के नाम का मजाक उड़ाते हैं, बच्चे किसी के नाम को चिढ़ाते हैं। जी, इंडिया इस देश का, इस महान देश का नाम है सॉरी, जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2014 से पहले यहाँ पैदा होने में शर्म आ रही है। हिंदुस्तान के किसी नागरिक को तो कभी शर्म नहीं आई 2014 से पहले पैदा होने में, लेकिन आज मणिपुर की घटना के बाद खुद प्रधानमंत्री ने यह कहा कि देश का सर शर्म से झुक गया, 140 करोड़ लोगों का झुक गया, लेकिन ये नहीं कहा कि मेरी सरकार का झुक गया। जी, सरकार का सर शर्म से झुकना चाहिए, हमारा क्यों झुके? हमने क्या गलती करी है? भारतवासियों ने क्या गलती करी है? भारतवासी तो आज भी मणिपुर के साथ खड़े हुए हैं। मणिपुर के साथ तो सरकार, मीडिया, बीजेपी के मंत्री, ये लोग नहीं खड़े हुए हैं। आप देखिए कि इतने गंभीर मामले पे इंडिया शब्द को लेके खेलना जो है एक मजाक है, और भारत की जनता इस टाइम बेहद नशे में है, मानते हैं। हिंदू मुसलमान का उसको बहुत गहरा नशा फैलाया गया है, लेकिन अब उसमें सुगबुगाहट होने लगी है। ये बात वो बर्दाश्त नहीं करेगी। और जैसा आपने हेडिंग दिया, बहुत ही सटीक हेडिंग दिया है आपने इसका, कि राहुल से लड़ते लड़ते इंडिया से। अरे राहुल से और लड़ लो भाई, राहुल मना नहीं कर रहा है, राहुल आपके साथ फील्ड में खेलने को तैयार है, खूब लड़ लो राहुल से, मगर इंडिया से। तो ये नैरेटिव क्या आगे जाकर के शकील अख्तर जी बीजेपी के लिए ही ये दुखदाई साबित होने वाला है कि अगर आप इंडिया की बात यहाँ लाते हैं, इंडिया का जिक्र आप कर रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन से आप इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो देश की जनता तो समझती होगी ना। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए कि इंडिया नाम आया कहाँ से। फिलहाल अभी वाला इंडिया जिसके बारे में मोदी चल रहे हैं, बेंगलोर, कर्नाटक से। और वहाँ आप याद रखिए कि सोनिया गांधी गई थी, और ये भी याद रखिए कि सोनिया गांधी इससे पहले की बेटी को पटना नहीं गई थी। वाई? सोनिया गांधी कर्नाटक की अहमियत को अच्छी तरह जानती हैं। इसलिए जानती हैं कि 1999 में जब वो वहाँ से चुनाव लड़ी और जीत के आई, तो उसके बाद देश का माहौल बदल गया था। और सोनिया गांधी जी को ये भी अच्छी तरह याद है कि 1978 में जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी कर्नाटक, चिकमंगलूर से, तो उसके बाद जनता पार्टी की सरकार हिल गई थी, और 1 साल में, 1.5 साल के अंदर ही वो सरकार पलट गई थी। अभी जो जहां आप थे खुद, उस बेंगलुरु में जहां पे इंडिया का नामकरण संस्कार हुआ पूरा का पूरा, वहां से जो तीर चला है 26 विपक्षी दलों का, ये बहुत सटीक लगा है। जी, मतलब अभी तक इस पैनिक रिएक्शन में भाजपा रिएक्ट करती थी, मंत्री करते थे, मीडिया करती थी, खुद प्रधानमंत्री अगर इस तरह का रिएक्शन देने लगे तो आप समझ लीजिए कि ये तीर जाके कहाँ लगा है। और इस तीर के लगने का मतलब है कि उन्हें लग रहा है कि 26 दलों का जो ये महागठबंधन है, जिसका नाम इंडिया है,
वह जो है ज़रूर जनता के मन में उतर गया है, जनता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर जनता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो निश्चित रूप से इसके परिणाम जो हैं वो देश के लिए बहुत ही सुखद, लेकिन भाजपा के लिए, मीडिया के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होने वाले हैं। जी बिल्कुल, नुकसानदेह साबित होने वाला है। जरा ले आइए स्क्रीन पे, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी भी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधे आपके पास प्रशांत जी आना चाहता हूं। ये जो तीर है, क्या बिल्कुल इंडिया वाला जो तीर है, इंडिया नाम का तीर, वो निशाने पर लगा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर का नाम लेने में 78 दिन लगा देते हैं और 36 सेकंड में नाम ही नहीं पूरा ब्यौरा सामने रख देते हैं, वो भी संसद भवन के अंदर नहीं, संसद भवन के बाहर परिसर में। और उसके बाद उसी परिसर में दूसरी बैठक होती है बीजेपी संसदीय दल के नेताओं की, यानी कि सांसदों की, बीजेपी के सांसदों की बैठक आज सुबह हुई। और उस बैठक में इंडिया का जिक्र करते करते इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ते हैं, ऐसे तमाम उन नकारात्मक जिनकी छवि खराब है देश में, उन सब का नाम जरूर लेते हैं। लेकिन आईआईएम, आईआईटी, एम्स कितने नहीं हैं, हर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उसमें भी इंडिया तो लिखा ही है। प्रशांत जी, उनका नाम नहीं लेते हैं। इंडिया नाम से इतनी नफरत हो गई है, और क्या ये आने वाले समय में बैकफायर करेगा? कैसे देखा जाए? राजीव जी खुद भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो सवाल ये है कि जैसा शकील जी कह रहे हैं, एकदम पैनिक रिएक्शन है। और कुछ दिन पहले भी आपके यहाँ चर्चा हो रही थी कि मोदी जी का क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो बैकफायर कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, गलत ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं। और आज तो मतलब अति हो गई कि आप देश के विपक्ष को आतंकवाद से जोड़ देंगे, आतंकवादी बता देंगे उसको। अभी कुछ दिन पहले, 4 हफ्ते पहले ही मोदी जी मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताकर आए हैं व्हाइट हाउस में। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी के संस्कार हैं कि विपक्ष को आप आतंकवाद से जोड़ देंगे, आतंकवादी ग्रुप से जोड़ देंगे, क्योंकि उसके नाम इंडियन है। बहुत चीज़ों के नाम इंडियन है और भारत के संविधान में इंडियन है। सवाल तो यही पैदा होता है जो आपने कहा शुरू में कि नकारात्मक चीज से क्यों जोड़ रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा? देखिए, मोदी जी को जब 2014 में दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने, बहुत सारे पब्लिक फेसेस ने, इंस्टीट्यूशंस ने मोदी जी को आगे बढ़ाया, ये कहकर कि बड़े विजनरी आदमी हैं, गुजरात मॉडल है, ये सारी चीज़ें हैं, और यूपीए की सरकार करप्शन में डूबी हुई है वगैरह। अब आप देखिए कि जो समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जिसकी आंखों में व्हाट्सएप की पट्टी बंध गई है, लेकिन जो भी समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है, चाहे वो उद्योगपति है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो पत्रकार है, या किसी भी तरीके से वकील है, रिटायर्ड जज है, सेना में है, वो उसको क्या ये मोदी जी की बात गवारा गुजरेगी? इंडियन आर्मी भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है। तो सवाल ये है कि क्या किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को ये बात गवारा गुजरेगी कि इंडिया शब्द को आप एक आतंकवादी गुट से जोड़कर विपक्ष के सामने के ऊपर हमला करो? तो मोदी जी काफी कुछ खो रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ एक अभियान चला, कॉरपोरेट का हजारों करोड़ रुपए का, उनको बदनाम करने का। मोदी जी ने जिम्मा अपने ऊपर खुद ही ले लिया है। जो इमेज उन्होंने बनाई एप्को वर्ल्ड वाइड से लेके अभी तक, एक बड़े गंभीर नेता की, हालांकि वो थे नहीं, लेकिन 2002 की लकीर से बड़ी लकीर खींचने का कोशिश हुई, विदेशों में जाकर, कोई यूनिवर्सिटीज़ में जाकर कुछ ऐसा उन्होंने किया। लेकिन आप देखिए कि वो इस स्तर पर उतरे आएंगे। यहाँ तमाम लोग बैठे हुए पत्रकार साथी, हम लोगों ने तो स्थानीय स्तर पे भी जो
घंटाघर चौराहों पे जो मीटिंगें होती हैं लोकल नेताओं की, वो भी अटेंड की हैं। वहां भी इस स्तर की बात नहीं होती है। वो जो स्थानीय नेता होता है वो यहां तक नहीं आता है कि अपने विपक्षी को आतंकवादी बता दे, तमाम तरीके का आरोप लगाता है वो। तो आप सोचिए कि कहां तक ले जा रहे हैं। उसका सीधा सा मतलब ये, राजनीतिक मतलब ये राजीव जी, कि मोदी जी को अंदर से उनका जो अपना सिस्टम है, चाहे वो पार्टी का है, चाहे सरकार का है, चाहे और दूसरे तरीके के इकोसिस्टम का है, वहां से सपोर्ट मिलना बंद हो गया है, या इन्होंने अपने आप को बाकी लोगों से अलग कर लिया है। अब ये अकेले हैं और उसका नतीजा आप देखिए कि क्या हो रहा है। अगर आप पिछले 15-20 दिनों का, जब से मणिपुर का मामला आगे सामने आया है तेजी से, आप विदेश यात्रा भी हो है, अमेरिका भी हो है, फ्रांस भी हो है, इजिप्ट भी हो है, आप देखिए कि बीजेपी के और सरकार के दूसरे बड़े लोग, बड़े नेता बयान नहीं दे रहे हैं, इनके साथ नहीं खड़े हैं। किसी भी नेता का बयान नहीं आता, सिवाय उन नेताओं के जो जिनको लगाया जाता है, स्मृति ईरानी है या अनुराग ठाकुर हैं या रविशंकर प्रसाद हैं। मुख्यमंत्रियों ने बोलना बंद कर दिया, इनके बड़े नेताओं ने बोलना बंद कर दिया है। अब हो सकता है कि आपकी हमारी ये बात सुन के बुलवाया जाए, क्योंकि ये भी लाखों तक बात जाती है आपकी हमारी, लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड है वो नहीं है। अब दूसरा कि जिस तरीके से दोनों हाउसेस चल रहे हैं पार्लियामेंट के, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, पीठासीन अधिकारी जिस तरीके से चला रहे हैं हाउस, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि एकदम पार्टीजन बिहेवियर है आसन का, कि संजय सिंह को आपने पूरे सेशन के लिए बाहर कर दिया मिनटों के अंदर। संजय सिंह अपनी पार्टी के नेता हैं राज्यसभा में, और वो क्या मांग कर रहे थे? वो मांग चर्चा की कर रहे थे। चर्चा की मांग करना या वेल में आना कोई पहली बार हुआ है इस पार्लियामेंट में? 10 साल तो हम लोगों को भी हो गए देखते हुए। तो कुल मिला के ये है राजीव जी कि मोदी जी का जो इंटरनल सिस्टम है उसमें क्रैक्स आ गए हैं, उनको कहीं से एनर्जी नहीं मिल रही है। और इंडिया जो ये गठबंधन हुआ है उसको किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करना है, उसको रिस्पॉन्ड करने का तरीका नहीं आ रहा। वो तरीका इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अंदर से इनका सिस्टम काम करना बंद हो गया है। अब ये सिर्फ और सिर्फ जो ट्रोल है, जिसको मैं डिजिटल पत्थरबाज कहता हूँ, तो ये डिजिटल पत्थरबाज लोग हैं, इनको आप केवल और केवल आप कंटेंट देने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि क्या दयनीय स्थिति है कि भारत के प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया के ट्रोल लोगों को कंटेंट देने का काम करना पड़ रहा है। इतनी दयनीय स्थिति हो गई है। अब भारत के प्रधानमंत्री है, कल ये बयान अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में छपेगा, एजेंसियों में आज ही चला गया होगा, अभी चला गया होगा, तमाम दूतावासों ने देख लिया होगा और केबल कर दिए होंगे। जो आप जाके वो झप्पियां देते हैं, आप गले लगाते हो, उनको मालूम है कि आप क्या बोल रहे हो। तो बहुत स्थिति गंभीर है और मुझे लगता है कि ये इस तरीके की गलतियां और भी करेंगे। लेकिन ये जो आज गलती, ये बड़ी गलती है जो मोदी साहब की तरफ से हुई है और बड़ी पॉलिटिकल गलती है। इसका आप देखिएगा बहुत बड़ा खामियाजा भुगतेंगे ये। जी प्रेम कुमार जी, क्या बेंगलुरु में जो इंडिया का गठन हुआ है और उससे जो झटका लगा है, उस झटके से अभी तक मोदी जी खासकर उबर नहीं पा रहे हैं क्या? क्योंकि देखिए एक पे एक, पहले 17-18 तारीख को बैठक की बात होती है, 18 तारीख को बैठक होती है उधर विपक्षी दलों की जहां इंडिया का गठन होता है, और इधर उसी 18 तारीख को यहाँ बैठक होती है दिल्ली में। 38 दलों को बुलाया जाता है, उसमें से कई ऐसे दल हैं जो आज तक चुनाव भी नहीं लड़े हैं। और उसके अलावा पैरेलली ये एक घटना हो रही होती है देश में, वो है मणिपुर की घटना, जिसके बारे में देश ही नहीं बल्कि विदेश में चर्चा हो रही है। सब लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चुप हैं, और प्रधानमंत्री जी चुप्पी अपनी तब तोड़ते हैं जब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है।
और 10 बजे स्वतः संज्ञान लेकर के नोटिस जारी करता है। 11 बजे प्रधानमंत्री जी सदन के बाहर वहाँ 36 सेकंड में अपनी बात रखते हैं, लेकिन बात रखते हुए वहाँ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र भी कर डालते हैं। फिर लड़ाई छत्तीसगढ़ और राजस्थान होते हुए बिहार और वेस्ट बंगाल तक पहुँचती है, लेकिन उन सब से इधर उधर घूमते फिरते इंडिया पे आकर के आप चिपक जाते हैं, इंडिया से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरा का पूरा जो देख रहे हैं कि एक तारतम्य, आप उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए अलग अलग ढंग से, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ एक घबराहट है, यहाँ एक डर है, यहाँ एक भय है जो साफ दिखाई दे रहा है मोदी जी में? जी जी, राजीव जी, आपने बिल्कुल समा बांधा, चीज़ों को बांधा, और जो निचोड़ आप लेकर आए वो डर है, सत्ता जाने का डर है, कुर्सी बचाने का डर है। और जो नैरेटिव्स अब तक उन्होंने राष्ट्रवाद के अंतर्गत या अपने आप को बीजेपी को एक बहुत संगठित और सुशासित अनुशासित पार्टी के तौर पर जो बनाने की कोशिश वो करते रहे हैं, उसको भी, उसके भी लुट जाने का डर है, ये बात साफ है। और चूँकि विपक्ष की एकता की जब से शुरुआत हुई, आप इस बात को वहाँ भी ले जा सकते हैं, जब से राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोका गया, संसद अब्रप्ट किया गया, चलने नहीं दिया गया, बाद में उनकी सदस्यता चली गई, और फिर लेकिन यहाँ विपक्ष की एकजुट होने का प्रयास रोका नहीं, वो जारी रहा। लेकिन विपक्ष जब इंडिया बनकर सामने आया तो उसी समय ममता बनर्जी ने भी कहा था, राहुल गांधी ने भी कहा था, सबने कहा था कि इंडिया का मुकाबला अब नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएंगे। तो वो बात अब सच हो रही है। इंडिया का मुकाबला से मतलब आप दो तरह से ले सकते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया से भी है, और इंडिया का मुकाबला का मतलब विपक्ष जो अब खुद को इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव मानता है और सत्ता को सत्ताधारी दल अब इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रह गई है, ये मानता है और इस बात को चुनाव में ले जाना चाहता है। तो सत्ता इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव नहीं रह गई है, ये मणिपुर की घटना मतलब दम ठोक कर कह रही है कि मणिपुर में सत्ता की ओर से कोई जो संवादहीनता है, जो निष्क्रियता है, जो बहुसंख्यकवाद का प्रयोग है, जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की लड़ाई है, जो जातीय नरसंहार है, और इन सब में जो सत्ताधारी दल की भूमिका है वो बताती है कि सत्ता का जनता के साथ में अब कनेक्ट टूट गया है, नहीं रह गया है। नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं बोल रहे हैं तो ऐसा थोड़े कि शौकिया नहीं बोल रहे हैं, इसके कारण है। नरेंद्र मोदी जी जब जब नहीं बोले हैं, हर बार लगभग वही कारण रहा है, चाहे मॉब लिंचिंग पर उनकी चुप्पी रही हो, चाहे आज मणिपुर पे रही हो, चाहे चाइना के मुद्दे पे रही हो, जितने भी मुद्दे हम गिना सकते हैं, किसान आंदोलन के दौरान चुप्पी रही हो, शाहीन बाग आंदोलन के दौरान चुप्पी रही हो, ये सारी चुप्पी जो है उनकी भारत के लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध चुप्पी है, लोकतंत्र की हत्या पर खामोशी है, निष्क्रियता है और एक गलत को होने देना है। तो ये जो बुनियाद है उनकी चुप्पी की, तो ये चुप्पी की बुनियाद ये बताती है कि इंडिया का डर नरेंद्र मोदी पर हावी हो गया है। और आप इस बात को भी देखिए कि इंडिया का मुकाबला कर कैसे रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी के रिएक्शंस को देखें तो आप देखेंगे कि मणिपुर की तुलना नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ से कर गए, 36 सेकंड में मणिपुर से छत्तीसगढ़ पहुंच गए। तो ये जो बात है, अब इस बात को लोग बोल रहे हैं, विपक्ष भी समझा रहा है और बहुत बातें शब्दों में समझाई नहीं जाती, जनता को सीधे समझ में आ जाती है। फिर भी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका दम यही है कि वो शब्दों में बातों को समझाएं जिनको समझाना मुश्किल होता है। आज जब बीजेपी कह रही है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और देश भर के महिला सम्मान पर बहस कर लीजिए, मणिपुर पर भी कर लीजिए, तो यहाँ
एक बढ़िया से कैटेगरिकली समझाने की जरूरत है कि फर्क क्या है। कि मणिपुर में जो कुछ हुआ है, मणिपुर की घटना सिर्फ महिला सम्मान की घटना नहीं है। मणिपुर की घटना जातीय नरसंहार की घटना है। ये पुरुषों के वर्चस्ववाद की घटना है, बहुसंख्यकवाद, धार्मिक नजरिए से, जातीय नजरिए से, हर तरीके से बहुसंख्यकवाद की घटना है। तो इस घटना में सरकार फेल हुई है, प्रशासन फेल हुआ है, डबल इंजन का कॉन्सेप्ट फेल हुआ है, सारी चीजें फेल हुई है। यहाँ पर गलत के साथ सरकार खड़ी नजर आई है। भाई महिलाओं का नग्न परेड हुआ है तो पुलिस ने महिलाओं को सौंपा है भीड़ के पास में। बाकी किसी स्टेट में महिलाओं के साथ जो दुराचार की घटनाएं या बलात्कार की घटनाएं होती हैं उसमें प्रशासन या सरकार की निष्क्रियता तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार और पुलिस प्रशासन बलात्कारी के साथ खड़ा हो जाता है। खड़ा होगा तो वो भी गलत घटना है और वो भी, लेकिन फिर भी वो आइसोलेटेड घटना है, ये संगठित है, ये सोच समझकर होने दिया जा रहा है। तो मणिपुर की घटना एक ऐसी घटना है जो बिल्कुल उनसे जुदा है और ये बात समझानी पड़ेगी और जनता समझ भी रही है। तो इस वजह से प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है बहुत गलत बोला है। ये बात जनता के दिमाग में सीधे आ रही है कि 36 सेकंड में आप मणिपुर से छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं और मणिपुर की घटना को इक्वेट करते हैं बाकी मुद्दों से। तो ये एक गलत परंपरा, जो गलत कब करता है कोई, जब सच्चाई से डरता है। सत्य का सामना करने की हिम्मत नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार में नहीं रह गई है। मणिपुर के लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं रह गई है। तभी तो मणिपुर से आए हुए अपने एमएलए से भी मिलने से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मना कर देते हैं, मिलने का समय नहीं देते हैं। वहां की महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल आता है, उससे नहीं मिलते हैं। और सबसे पहले उस जगह मणिपुर चर्चा में आया कब? जब राहुल गांधी ने वहां कदम रखे, जब बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए उन्होंने कैंप का दौरा किया, तब मणिपुर पर टीवी में कुछ खबर दिखनी शुरू हुई। और उसके बाद ये वायरल वीडियो जब आया, वायरल वीडियो ने पूरी दुनिया में जब इस बात की चर्चा कर दी, उन बातों को प्रमाणित कर दिया जो लंबे समय से कही जा रही थी और जिसका जिक्र शकील साहब कर रहे थे कि अमेरिका या दूसरे देशों को पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। पता तो हमारे मुख्यमंत्री को भी था, मणिपुर के पता तो गृह मंत्री को भी था और जाहिर बात है कि पता प्रधानमंत्री को भी था। लेकिन इसके बावजूद इन घटनाओं पर चुप्पी रही। तो यही कारण है कि सच्चाई का सामना करने से सरकार डरने लगी और ये झूठ फरेब का सहारा लेने लगी, गलत नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करने लगी और इस हद तक पहुंच गई कि इंडिया के खिलाफ ही परसेप्शन बनाने लगे, मुजाहिदीन से तुलना करने लगे विपक्ष की। यानी डेमोक्रेसी में इससे बुरा बयान, इतनी बड़ी बेबसी, इतनी बड़ी लाचारगी प्रधानमंत्री के स्तर पर हमने कभी नहीं देखी थी। बिल्कुल, एक बेबसी भी यहाँ दिखाई देती है, जो आप कह रहे हैं लाचारगी दिखाई देती है। आना चाहता हूँ जयशंकर जी आपके पास। जयशंकर जी, समझना चाहता हूँ आपसे कि मणिपुर की घटना, और देखिए कि पिछले 9 साल में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी सामने रही है, हावी रही है। किसानों का आंदोलन आप याद कीजिए, किसानों को घेरने की कोशिश 13 महीने तक। उससे पहले, किसानों के आंदोलन से पहले हम लोगों ने देखा डिमोनेटाइजेशन, उस समय भी एक भयावह स्थिति थी। जीएसटी के बाद भी थोड़ी सी स्थिति बदली। कोरोना काल को भी हमने देखा, किसानों के आंदोलन को देखा, शाहीन बाग के आंदोलन को हमने देखा, कई ऐसे आंदोलन, कई ऐसी चीज़ें हमने देखी, पहलवानों के आंदोलन को हमने देखा इसी दिल्ली में कुछ दिन पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और अभी मणिपुर की घटना को हम देख रहे हैं। हर ऐसे मामले में प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है कि वो कुछ बोलें, लेकिन वो बोलते कहाँ हैं? जहाँ लगता है कि अब शायद पानी सिर से ऊपर जा रहा है उनके सिर से, और कौन सा पानी जो उनको परेशान कर सकता। परेशानी यहाँ इंडिया नाम का जो संगठन है वो भी करता हुआ दिखाई दे रहा है कि परेशान कर रहा है।
और शायद इसीलिए अब इससे बचने के लिए या एक नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश हो रही है, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या इस नैरेटिव को सेट करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी सफल हो पाएगी, जहां इंडिया जो है 26 दलों का जो गठबंधन है वो इंडियन मुजाहिदीन की तरह है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है। क्या इस नैरेटिव को आज की तारीख में 2023 और आज तारीख है 25 जुलाई, तो 25 जुलाई 2023 की तारीख में क्या इस नैरेटिव को सेट करने में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब हो पाएंगे? क्या इंडिया की तुलना और कहीं से करके क्या आप यहाँ की जनता के मन मस्तिष्क पे ये थोप पाएंगे कि यहाँ सारे जो हैं वो वैसे ही भ्रष्टाचारी, चोर, उचक्के सब बैठे हुए हैं? क्योंकि ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, भ्रष्टाचारी वर्ड का इस्तेमाल तो करते ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कह ही रहे थे भोपाल में जब भाषण उन्होंने दिया था, जिन लोगों के लिए कहा था उसमें से एनसीपी के लोगों को तोड़ लिया। तो बहुत कुछ यहां दिखाई दे रहा है। 10 अगस्त तक अभी महाराष्ट्र में भी भूचाल आने वाला है, ये भी तय मानिए। लेकिन उससे पहले क्या लगता है आपको, जब एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं तमाम इंडिया के जो दल हैं वो संजय सिंह के पक्ष में, जयशंकर जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जुड़े जैसे जयशंकर जी, लेकिन आना चाहता हूं तब तक अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, देखिए राजीव जी, प्रधानमंत्री की असल में ये हताशा जो है ये सामने निकल करके आ रही है। और मुझे लगता है राजीव जी कि प्रधानमंत्री जो हैं और उनका आईटी सेल भी है वो भी टीवी लाइव देखता है, क्योंकि मैंने उस दिन कहा था कि प्रधानमंत्री हिम्मत है तो इंडिया को एंटी इंडिया कह के दिखाएं। प्रधानमंत्री ने हिम्मत दिखा दी, 56 इंच का सीना दिखा दिया। एंटी इंडिया मतलब इंडिया के खिलाफ उतरा है वो मैदान में। तो अब ये समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री खुलकर के जो है वो इंडिया के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। अब ये प्रधानमंत्री पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि इंडिया से लड़के जीत लेंगे और पाकिस्तान बना देंगे इंडिया को। अगर ऐसा सोचते हैं या सोचते हैं कि इंडिया को हरा के चीन बना देंगे, तो ये उनका भ्रम है। इंडिया जो है वो जाने कितनों से लड़ा है और जाने कितने आए यहाँ चले गए। इंडिया वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ, तो इंडिया से प्रधानमंत्री नहीं लड़ सकते हैं, ना उनकी पार्टी लड़ सकती है। ये कल खत्म हो जाएगी, इंडिया तो पता रहेगा। पार्टियों का क्या, वो तो बनती बिगड़ती रहती है, प्रधानमंत्रियों क्या है आते जाते रहते हैं। अभी चुनाव हो जाएगा, हार जाएंगे तो घर चले जाएंगे, लेकिन इंडिया तो रहेगा। तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से इंडिया के खिलाफ अब बोले हैं और इंडिया के खिलाफ ताल ठोक के मैदान में आए हैं, उससे अब ये साफ जाहिर हो गया राजीव जी की जो भारतीय जनता पार्टी है वो मन से जो है वो इंडिया विरोधी है। इसका मतलब ये साफ जाहिर है, जो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसका तात्पर्य एकदम स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया की विरोधी है। अब वो इंडिया के विरोधी है, ये तो चीज़ ठीक है, समझ में आता है कि इंडिया के विरोधी क्यों है। भाई आज़ादी की लड़ाई में उनका जो मातृ संगठन है उसने हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेजों के साथ गलवैयाँ करते रहे, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन भाई अब तो आप आज़ाद भारत में है, आज़ाद भारत में आपने पार्टी बनाई। इंडिया का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी वो पंजीकृत पार्टी है। तो जब इलेक्शन ऑफ तो अब अगर इंडिया के इतने विरोधी हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में से अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करवा दीजिए। जहाँ जहाँ इंडिया की संस्थाएं हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन सब जगह रद्द करवा दीजिए कि भाई आप इंडिया में अब नहीं रहेंगे, आपको पाकिस्तान में रहना है कि चीन में रहना है कि जापान में रहना है, जहाँ भी रहना है। भाई आप तो सारी दुनिया घूमते रहते हैं, चीन जापान रूस सब जगह घूमते रहते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, आपका क्या है। फकीर आदमी है, झोला उठाकर कहीं भी चल देंगे। लेकिन इंडिया से लड़ना जो है ये ठीक बात नहीं है, अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि इंडिया सब कुछ देख रहा है और इंडिया मजबूती के साथ एंटी इंडिया लोगों के साथ जो है के खिलाफ जो है वो तन के खड़ा होगा। और मुझे लगता है कि राजीव जब इंडिया जो सारी चीज़ें समझ रहा है, वो समझ चुका है कि इस देश के ऊपर जो है वो एंटी इंडिया लोग जो है वो राज कर रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ से अंग्रेजों को भगाया था उस तरीके से देश जो है मुझे लगता है शायद एकजुट होने वाला है कि एंटी इंडिया लोगों को इंडिया से बाहर भगाया जाए। ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो गठबंधन बना है उसकी भी एक ही मांग है कि भाई जो एंटी इंडिया लोग हैं वो इंडिया छोड़ें। अब सन 42 में नारा लगा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब नारा लगाएगा कि एंटी इंडिया वालों इंडिया छोड़ो। तो ऐसे भी कुछ नारे लग सकते हैं, चूंकि अब अगस्त का महीना आने वाला है, जब जुलाई तो जा रहा है, तो 9 अगस्त आने वाला है, उसके आसपास ऐसा भी नारा आ जाएगा कि एंटी इंडिया गैंग इंडिया छोड़ो। अब ये नारा लग गया तो फिर अब देखना पड़ेगा कि कौन कौन एंटी इंडिया जो लिखेगा आपने ट्विटर बायो पे कि मैं भी एंटी इंडिया, मैं भी एंटी इंडिया। अब ये देखने वाली चीज़ होगी राजीव जी।
कि अब ये अभियान चलाया जा सकता है कि मैं भी एंटी इंडिया। तो बहरहाल एंटी इंडिया गैंग जो है राजीव जी वो खुल करके अब सामने आ रहा है अच्छे तरीके से, और ये चीज़ें जो है वो मुझे लगता है प्रधानमंत्री को इतनी जल्दी जो था वो अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए था। अभी बहुत सी चीज़ें आएंगी और 2024 तो भी काफ़ी दूर है, तब तक बीच में जाने कितने इस तरीके के आंकड़े होंगे। अगर प्रधानमंत्री से गठबंधन बनने से इतने ज़्यादा घबरा जाएंगे, इतने ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे और अपना मानसिक संतुलन गड़बड़ा देंगे, तो इस भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा जो उनके पीछे आंख मूंद के खड़ी हुई है। मुझे लगता है कि यही एक हमारा देवता है, यही एक हमारा भगवान है, यही वैतरणी पाल लगाएगा 2024 की। तो प्रधानमंत्री को कम से कम अपना ध्यान ना करें, जो पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है पूरी, जिसकी लंबी लेगेसी है, जिसके अटल जी अध्यक्ष रहे, जिसके आडवाणी जी अध्यक्ष रहे, जिसके मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष रहे, जिसके बंगारू लक्ष्मण भी अध्यक्ष रहे, उस भारतीय जनता पार्टी का तो कम से कम थोड़ा ख्याल करें कि उसका क्या होगा। प्रधानमंत्री इतनी जल्दी जो अपना संतुलन खो देंगे, तो प्रधानमंत्री को इतनी जल्दी इंडिया के खिलाफत में उतरना नहीं चाहिए था। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री अच्छे आदमी है, उनको लोगों ने गलत सलाह दे दी होगी, इसलिए जो वो इंडिया के खिलाफत में उतर आए, लेकिन वो मन से इंडिया के खिलाफ नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इंडिया में शामिल होने की अर्जी लगाई थी, न्यू इंडिया कह करके राजीव जी। बहुत बड़े शुभचिंतक हैं आप प्रधानमंत्री के, और बने रहिए अमलेंदु उपाध्याय जी, ये शुभचिंतक आप बने रहिए, और ज़रूरत भी है देश के प्रधानमंत्री की चिंता करनी चाहिए आप जो कर रहे हैं जिस अंदाज में। खैर, आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, और सवाल यही था कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या लगता है आपको इंडिया गठबंधन भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, प्रधानमंत्री का जो आज का जो बयान है उससे मुझे लगता है कि जो इंडिया नाम दिया होगा विपक्षी गठबंधन का जिन लोगों ने, वो आज मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि यह नाम देने का उद्देश्य ही यही था कि इनको प्रोवोक किया जाए और इनको इनके टर्फ पे लाया जाए। अभी तक क्या होता था कि मोदी जी और बीजेपी के लोग कांग्रेस और अपोजिशन के लोगों को अपने टर्फ पर बुला करके गिराते थे, नीचा दिखाते थे। अभी इस बार जो हुआ है, मतलब नरेंद्र मोदी जी को पता भी नहीं होगा शायद कि वो क्या बोल गए होंगे, और इसको अब बाद में जो बातें निकल के आ रही हैं, अब उनके अंदर भी लोग समझाएंगे, बताएंगे कि भैया आपने क्या बोल दिया, तुमने ईस्ट इंडिया कंपनी देख लिया, तुमने इंडियन मुजाहिदीन देख लिया, लेकिन ये नहीं देखा कि तुम्हारा ट्विटर हैंडलर जो है वो बीजेपी फॉर इंडिया है। ये तो ध्यान में रखना चाहिए था। तो आप, और ये तो अभी से कहा जा रहा है कि भाई इंडिया है और जीतेगा भारत, तो वह भारत भी है और इंडिया भी है, दोनों ही इनके पास है, अपोजिशन के पास हो गया है। तो अब जो इंडिया का विरोध करता है, जो भारत का विरोध करता है, भाई इंडिया का विरोध करने का मतलब भारत का विरोध करना, तो जो भारत का विरोध करता है, इंडिया का विरोध कर रहा है, वो पाकिस्तान चला जाए। और आपके यहाँ तो कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं कि भाई डीआरडीओ का इतना बड़ा साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर जो है आरएसएस का प्रचारक संचालक, ये क्या नाम, स्वयं सेवक रहा है, और वो पाकिस्तान के लिए जासूसी में पकड़ा गया अभी पिछले दिनों। वो तो आरएसएस का आदमी है, आरएसएस के बौद्धिकों में जाकर के बौद्धिक लेता रहा है वो। फिर मध्य प्रदेश में ही ध्रुव सक्सेना माननीय जो बीजेपी की आईटी सेल के संयोजक थे, अध्यक्ष थे, वो तो आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। तो इनका तो उनसे नाता है, पुराना नाता है, तो ये हो सकता है। इसलिए जो अगर इंडिया पर बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें थोड़े हंसी और तंज तो जो है अलग बात है, गंभीर बात यह है कि एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे अभी सारा मीडिया में आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो मणिपुर पर बयान दे दिया। मणिपुर पे उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, ये सच है। संसद में नहीं दिया, संसद के बाहर भी नहीं दिया। हमने इसी मंच पे एक बार जब चर्चा हो रही थी, तो हमने कहा था कि ये जो खेल खेल रहे हैं लोग, यह खेल मणिपुर को युद्ध के मुहाने पे ले जाएगा। और आपने जो अभी चर्चा में कही थी वो बात कि मणिपुर का जो लपटें हैं वो बगल के मिजोरम में भी आ रही हैं, नागालैंड में भी जा रही हैं और असम में भी जा रही हैं। पूरा उत्तर पूर्व जो है इससे प्रभावित होने जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि गृह मंत्री तो कह रहे थे कि साहब उत्तर पूर्व जितना शांति और सद्भाव का माहौल अभी है, ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में। अगर इसको आप शांति और सद्भाव का माहौल कहते हैं तो हमको आपकी बुद्धि पर तरस आता है, एक बात। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, मौके के हिसाब से कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी सोचते नहीं है कि इसका असर क्या होगा। जो बात दूसरों के खुद जो करते हैं वो उसको दूसरे के नाम पे मढ़ देते हैं। दूसरा ये जो कहते हैं, जो करते हैं उसके सीधा उलट बोलते हैं।
या जो कहते हैं उसके सीधा उलट करते हैं। भोपाल में उन्होंने कह दिया क्या, एनसीपी पर 75,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला है, ये शरद पवार, ये अजीत पवार, ये लोग सारे लोग, और उसी अजीत पवार को उन्होंने अपनी सरकार में मंत्री बना लिया। उन्होंने छाती ठोक ठोक करके इसी लोकसभा में कहा कि साहब एक अकेला सब पर भारी। और उसके बाद जब विपक्षी दलों ने बेंगलोर में अपनी बैठक की, 26 दल आए, तो सोचा अरे ये तो बड़ा भारी हो जाएगा, 26 दल पार्टियां एक साथ हो जा रही हैं, उसमें 11-12 तो मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने कहा संख्या बल अपना भी बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने 38 दल खोज के, राजनीतिक कब्र से निकल करके, जैसे अब बिहार में नागमणि की पार्टी भी अभी कोई है पार्टी, या आज तक हमको ये भी याद नहीं था, लेकिन वो भी एक पार्टी होकर के आ गई। ऐसे बहुत सारी पार्टियां जिनका कभी पहले मजाक उड़ाते थे कि साहब यूपीए में, या जो इनका जो इंडिया उस समय नाम नहीं था, जब पटना की बैठक हुई थी, ऐसे लोग जमा हुआ है जिनके पास एक सांसद भी नहीं है, लोकसभा में एक सांसद भी नहीं है, आरजेडी वगैरह पे जो करते थे, तंज करते थे। तो आज तो आपके पास जो सो कॉल्ड एनडीए है, उसमें हमको लगता है कि 2 दर्जन पार्टियां ऐसी होंगी जिनके पास एक भी एमपी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें वो कहते हैं, करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने जिस तरह से कह दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जोड़ दिया, इंडियन मुजाहिदीन का नाम जोड़ दिया। अब ये तो कांग्रेस और अपोजिशन को देखना होगा, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर हमारे जैसे लोग होते तो जरूर इस प्रधानमंत्री के ऊपर मुकदमा करते, कहते कि साहब बताइए कि ये जो इंडिया है या ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन का ईस्ट इंडिया से क्या लेना देना है, इस गठबंधन का इंडियन मुजाहिदीन से क्या लेना देना है। लेना देना तो आरएसएस का है, जैसा मैंने प्रदीप कुरूकर के बारे में कहा, जैसा हमने ध्रुव सक्सेना के बारे में कहा, उनका लेना देना हो सकता है। लेकिन आप साबित करो अदालत में या कहीं पर भी साबित करो, यहां से आप कांग्रेस का, आरजेडी का, जनता दल यू का, एनसीपी का, शिवसेना का, जितनी पार्टियां हैं, किसका किससे ईस्ट इंडिया से कहां से संबंध जोड़ दिया भाई। और भारत देश इंडिया का कैसे हो सका? अब इंडिया नाम जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कि वो इंडियन मुजाहिदीन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि हो गया। तो ये बातें हैं, इसको किसी तरह से अपोजिशन को इशू उठाना चाहिए। संसद में मौका नहीं मिलेगा, सड़क पे उतरना चाहिए, सड़क पे जाना चाहिए। और जैसे एक और मित्र ने कहा था, जो संजय सिंह का प्रकरण है, वो आने वाले दिनों की एक चेतावनी है कि आगे से अगर आप संसद में कुछ भी बोलिएगा सरकार के खिलाफ, जैसे राहुल गांधी बोलने जा रहे थे, इनकी सदस्यता खत्म कर दी। संजय सिंह बोल रहे थे, चर्चा करने की मांग कर रहे थे, उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। आपकी असहमति के आवाज को इस लोकतंत्र में दबा दिया जाएगा। अगर लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखने वाले लोग सचेत नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए और सक्रिय नहीं हुए, तो आने वाले दिन बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके पीछे, उसको पर्दे के पीछे से संचालित करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फासिस्ट चेहरा खुल करके सामने आ रहा है। यह मैं पहले भी कह रहा था, मैं आज भी मैं कह रहा हूं और आगे भी इस बात को चेतावनी देता रहूंगा, क्योंकि आने वाले दिन बहुत खतरनाक है। जी राजीव जी बिल्कुल, आने वाले दिन खतरनाक हैं। राहुल गांधी बाहर निकाल दिए गए संसद से, और अब संजय सिंह को कई बार निलंबित किया गया है। शायद अगर देखें पिछले कार्यकाल में तो सबसे ज़्यादा निलंबित होने वाले सांसदों में से एक होंगे संजय सिंह। अभी आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जहाँ तक ध्यान आ रहा है। और क्या ये एक अलग तरह की राजनीति चल रही है, जहां सदन के अंदर रिकॉर्ड में आप बात करते हैं, जो बात आप कहते हैं वो रिकॉर्ड में जाती हैं, वो बातें, उन बातों को तो हटाया जाता ही है। राहुल गांधी कहते थे कि माइक बंद कर दी जाती है, और उसके बाद देखिए, राहुल गांधी अकेले थे, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी, राहुल गांधी अकेले नाक में दम किए हुए थे। अब तो यहाँ 26 दल हो गए हैं, और साथ एक साथ। और क्या इसीलिए यहाँ जो परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, जो प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो परेशान करने वाली है सत्ता पक्ष को खासकर। राजीव जी, ये जो इंडिया के ऊपर इन्होंने जो आज जो बात उठाई है, एक बड़ी मजेदार सी बात आपको बताता हूँ। ये साहिर लुधियानवी के बारे में है कि बचपन में इनका नाम उनके पिताजी ने अब्दुल हई रखा था। तो ये अब्दुल हई कारण ये था कि उसके पिताजी जो फजल मोहम्मद थे साहिर लुधियानवी के, उनके एक पड़ोसी थे अब्दुल हई नाम के, जो एक राजनीतिज्ञ थे छोटे मोटे उस समय, लेकिन उनके साथ उनका झगड़ा था फजल मोहम्मद का। तो फजल मोहम्मद ने क्या किया, अपने लड़के का नाम ही अब्दुल हई रख दिया। और जब वो उनको गुस्सा आता था अपने पड़ोसी पे, तो वो साहिर लुधियानवी जो बचपन में उसको गालियां भी देते थे और पीटते भी थे। तो जो पड़ोसी अब्दुल हई जो है कहता था, भाई तुम मुझे गालियां क्यों दे रहे हो,
तो कहते थे मैं आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने बेटे को कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल मतलब विपरीत इसमें है कि वो घृणा के कारण उसको गाली देते थे। अब हुआ यह कि इसके कारण एक नायाब जो शायर जो है भारतीय संगीत को मिला, भारतीय सिनेमा को मिला, ताहिर लुधियानी उस अपने पिता की मारपीट से और गाली गलौज से त्रस्त था कि उन्होंने लुधियाना छोड़ दिया, बंबई की राह पकड़ी और वो एक बहुत बड़े शायर बन गए। काश मोदी जी जो है उन्हीं का एक ये जो गीत है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, वो समझ ले भाई कि मैं पल दो पल का ही राजनीतिज्ञ हूँ, उससे भी थोड़ी उनको सीख लेनी चाहिए। खैर, दूसरी बात ये जो है कि इंडिया को गाली देते देते जो है वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सबके विरोध में जा रहे हैं। और आप याद कीजिए कि 18 तारीख को जब कर्नाटक में बेंगलुरु का जो सम्मेलन हुआ था सभी विपक्षी दलों का, तो राहुल गांधी ने एक बात कही थी। वो बात देखिए कितनी सटीक उतर गई। हालांकि मैं नहीं सोचता था कि इतने जल्दी वो बात सही साबित हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई जो है इंडिया वर्सेस मोदी की है। ये उनका कोट है, मैं कोट कर रहा हूं उनको कि ये लड़ाई जो है इंडिया वर्सेस मोदी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी भी एक तरफ रह गई, बाकी लोग भी एनडीए एक तरफ रह गया, अब जो रह गए सीधे सीधे मोदी। और लगता है मोदी ने भी मान लिया है कि इस इंडिया के खिलाफ अगर कोई है तो मैं अकेला हूं। दूसरी बात, बुले शाह का एक बहुत ही शानदार एक उनका पुराना गीत है कि रांझा रांझा करती मैं आपे रांझा होई। मतलब वो हीर कहता है कि मैं रांझा के प्यार में इतना डूब चुका हूं कि मेरी पहचान खत्म हो गई है और मैं ही अब रांझा बन गया हूं। ये प्रेम की बात है। अगर इसी प्रेम को अपना लेते हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वो इंडिया कहते कहते सही मायनों में वो खुद इंडियन बन जाते, सही मायनों में इंडियन बन जाते। लेकिन नफरत और मोहब्बत के बीच यही फर्क है कि हीर जो है वो रांझा बन गया, लेकिन मोदी जो है नफरत के कारण इंडिया के खिलाफ खड़े हो गए। उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि तमाम चीजें जोड़े जा रहे हैं। मुजाहिदीन हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी है। हालांकि वो भूल रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पिछले कुछ साल पहले उन्हीं के मदद से बने हुए एक सांसद सुभाष चंद्रा ने खरीदने की कोशिश की थी। आपको शायद वो बात याद होगी। एसएल वर्ल्ड के जो मालिक थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जब खरीदने की कोशिश की गई थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा था देखिए जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पे राज किया, आज एक भारतीय जो है उसको खरीदने जा रहा है। तो वो ईस्ट इंडिया खत्म हो गई। उस समय डायरेक्टर्स ने उसको खरीदने का अलाउ नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्तमान मालिक जो है वो भी शायद संजीव मेहता, जहां तक मेरा नाम अगर ठीक है, संजीव मेहता नाम का जो व्यक्ति है, उद्योगपति है, कारोबारी है, उसके नाम पे है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 के बाद राज्य भारत पर अपना पकड़ भी खो दी। उसके बाद वो सीधे सीधे जो रॉयल फैमिली है, राजघराना है, वो उसको संचालित करने लग गया, ब्रिटिश सरकार संचालित करने लगी। तो कहाँ की बात आप उठाएंगे? और जब तक आपको इतिहास का थोड़ा बहुत भी ज्ञान न हो, हालांकि आपको पता है कि हमारे मोदी जी जो है 3 अलग अलग 100-150 साल के अंतर में 3 महापुरुषों को एक जगह पर ले जाकर बैठा भी देते हैं वो, जिनके बीच 100 साल का अंतर है। आपको याद होगा कबीर को भी और गुरु नानक को भी, पता नहीं कई लोगों को साथ साथ ले जाके बैठा देते थे। दूसरी बात, अब जो है इंडिया का विरोध करते करते आप इस स्थिति पे आ गए हैं कि अपने आप को जो है हास्यास्पद बना रहे हैं। अगर पूरे देश में पूरे हमारी भारतीय चेतना, भारतीय विवेक, हमारे मूल्यों की एक फिल्म को अगर आपको चुनाव करना चाहे कि एक फिल्म आपको बतानी है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर रखना है, तो कौन सी फिल्म होगी? तो मैं मदर इंडिया को चुनूंगा। अब क्या करेंगे साहब, आप मदर इंडिया का नाम बदल देंगे। आप मदर इंडिया को कहेंगे मदर मुजाहिदीन इंडिया के नाम से आप पेश करेंगे क्या? इंडिया के नाम पे इतनी चीजें हैं और इतनी शानदार चीजें हैं। इंडिया गेट से जहां से परेड शुरू होती है 26 जनवरी की, वो इंडिया गेट है। तो लगता है कि जिस तरीके से अपनी मुखरता, अपनी वाचालता और सामान्य बुद्धि की बिल्कुल अनुपलब्धता के कारण मोदी जी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं वो भारत के अंदर भी हास्यास्पद हो रहे हैं। और जैसे कि हमारे एक साथी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये बात जाएगी कि एक देश का प्रतिनिधि जो है वो किस तरीके से अपने राजनीतिक वैमनस्यता के कारण अपने ही देश के नाम के खिलाफ वो ऐसी ऐसी बातें जोड़ रहा है। तो बड़ा दुखद है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको एक घटना और याद दिला दूं कि ये जो सेंसिटिविटी जो है मोदी की, अब मोदी को एक मौका मिला था कि ठीक है आप संसद में बयान नहीं दे रहे हैं, आप एक मरहम पट्टी लगा सकते थे, आप तत्काल वहां चले जाते मणिपुर में जाकर आप मौके का एक जायजा लेते, वहां पे आवश्यक निर्देश देते और साथ ही साथ जो गलती आप कर चुके 3 महीने पहले कि मणिपुर में तमाम जो आग लगा चुके आप,
वो आग पड़ोसी राज्यों में फैल रही है, उसको तो आप कम से कम फैलने से रोक सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि जो अगंभीर है, जिनमें कतई गंभीरता नहीं है, वही गंभीरता का अभाव आज भी दिख रहा है। आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, अब लोग आके बताने लग गए केवल मणिपुर नहीं, पड़ोसी राज्यों में भी आग फैल रही है, आपको इसे जोड़ना होगा। राजीव जी, अंतिम बात कह के मैं खत्म करूंगा। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में आज से मेरे ख्याल से 82-85 के आसपास की बात है, खरसिया में भूख से एक मौत हुई थी, जिसके बारे में देशबंधु ने खबर छापी। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उस समय किस तरीके से संवेदनशीलता हुआ करती थी। उस समय अर्जुन सिंह जो थे मुख्यमंत्री थे, और अर्जुन सिंह जो है तत्काल वहां पे अपने सारे कार्यक्रमों को छोड़कर वो खरसिया उतरे विशेष विमान से, और उन्होंने जाके उस मामले का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके की कोई भी घटना फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये सत्ता में अर्जुन सिंह थे, वो कोई विपक्ष में नहीं थे। उसके बाद बेलची की घटना आप याद कीजिए, बेलची में जिस समय अपने हम इंदिरा गांधी जो थी वो विपक्ष की नेता थी, पता चला वहां पर ऐसा ऐसा हुआ, कुछ दलितों के साथ उनकी हत्याएं हुई, सब कार्यक्रम छोड़ के वो बेलची पहुंची थी, हाथी पे बैठ के गई थी। तो ये संवेदनशीलता जो है, आप चाहे सत्ता पक्ष में रहे चाहे सत्ता पे न रहे, तो भी आपको ये करनी चाहिए। जब राहुल गांधी वहां जा सकते हैं, आप क्यों नहीं जा सकते? अभी आपके पास अभी भी मौका है, अभी भी आप अपनी गलती सुधार सकते हैं, लेकिन अहंकार आ जाता है कि वो शायद छोटे हो जाएंगे और लोग ये कहने लगेंगे कि विपक्ष के दबाव के कारण जो है, देखिए मोदी जो है वो चले गए हैं मणिपुर, और इसलिए जो है आज जो एक बहुत अच्छा मौका अभी भी है, कुछ तो जो खोया है मोदी ने वो वापस पा सकते हैं। लेकिन देश के भी हित में होगा कि मोदी जो है तत्काल जाएं, मणिपुर जाएं, वहां बैठकर सुलझाएं चीजों को, सभी को आपस में बैठा के बात करें और इस आग को फैलने से रोके, वरना देश जो है इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है राजीव जी। और मुझे लगता है कि आग जो है धीरे धीरे सब तरफ फैल सकती है। छत्तीसगढ़ में भी एक पूर्व विधायक ने ये फेसबुक पे डाला कि मणिपुर के बाद अब छत्तीसगढ़ का नंबर। ये बड़ी दुखद बात है, देखिए, क्योंकि मणिपुर का उल्लेख मोदी ने परसों कर दिया था कि मणिपुर और राजस्थान का जब नाम दिया उन्होंने मणिपुर के अपने 36 सेकंड के बयान के दौरान, तो ये बात आगे भी फैल सकती है, हमें इसको रोकना चाहिए। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आग ना फैले, इसे रोकने की जरूरत है। लेकिन इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, तो जैसे ही इंडिया का गठन हुआ था, और याद कीजिए स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूं, उससे पहले जरा राहुल गांधी के उस वक्तव्य को यहाँ रखना चाहता हूं, जब अभी कह भी रहे थे डॉक्टर दीपक पासपोर जी कि ये लड़ाई जो है इंडिया बनाम नरेंद्र मोदी है। जरा सुन लेते हैं बंगलुरु के मंच से जब इंडिया की घोषणा हो रही थी तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, सुनिए और सीधा। जी दीपक जी। हाँ, उन्होंने एक वाक्य, हाँ जी, उन्होंने इसी के साथ एक वाक्य कहा था जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा था कि जब मोदी वर्सेस इंडिया की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, ये आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, जरा सुन लेते हैं, उनकी जुबानी सुन लेते हैं, राहुल गांधी की जुबानी। राहुल गांधी से लड़ते लड़ते आखिर इंडिया से क्यों लड़ने लगे हैं नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, ये समझने की कोशिश, इसको डिकोड करने की कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं। और ये लड़ाई अभी आगे जारी रहेगी, इसलिए क्योंकि विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम, अपने संगठन का नाम इंडिया रखा है, इसलिए ये परेशानी का सबब है। और ये आगे कैसे ये लड़ाई बढ़ रही है उसी को हम डिकोड कर रहे हैं। लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी बेंगलुरु में क्या कुछ कह रहे हैं। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। और इसीलिए
ये नाम चुना गया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी, और हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में। तो स्वामी जी, यहाँ राहुल गांधी सीधा सीधा कह रहे थे कि आप जानते हैं कि जब भी कोई इंडिया के सामने खड़ा होता है, इंडिया की विचारधारा के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है। ये लड़ाई इंडिया यानी आइडिया ऑफ इंडिया और बीजेपी के बीच की लड़ाई है, और ये पैगाम ऑलरेडी बेंगलुरु से विपक्षी दलों के इस गठबंधन ने, इंडिया ने दे दिया था, और वहीं से शायद ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। और लड़ाई ही नहीं शुरू हुई है, बल्कि वो एक परेशानी जो है वो भी दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या ये परेशानी और बढ़ती जाएगी, आपका नजरिया? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में जो मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये इतना बचपना भरा स्टेटमेंट है, ये मैं आशा नहीं कर रहा था। मैं समझ रहा था, देखिए वो सत्ता पक्ष है, विपक्ष से लड़ना चाहती है तो उद्धव ठाकरे से लड़े, जनता दल यूनाइटेड से लड़े, आरजेडी से लड़े, कांग्रेस से लड़े, लेकिन इंडिया से लड़ने का क्या मतलब है। देखिए वास्तविकता में ये एक नरेंद्र दामोदर दास अलायंस है और दूसरी तरफ इंडिया है। आप ये देखिए, अगर ये दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, जो एनडीए के अंदर जो पार्टी है उसमें से ये बीजेपी को छोड़कर कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको पूरे हिंदुस्तान में 1% से ज्यादा वोट मिला है। और जो इंडिया है, इसके अंदर कितनी पार्टियां हैं जिनको 1% से ज्यादा वोट मिला है। इसका मतलब यह है कि जो इंडिया बना है इसमें हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है। इसमें तमिलनाडु भी शक्तिशाली है, इसमें वेस्ट बंगाल भी शक्तिशाली है, इसमें महाराष्ट्र बिहार भी शक्तिशाली है, और इसमें केंद्र बिंदु कांग्रेस भी है। जो दूसरा पक्ष है उसके अंदर केवल एक धुरी है और बाकी लोग जो हैं उनके पास 1% वोट भी नहीं है। तो देखिए, मुझे तो जो क्रांतिकारियों का एक नारा हुआ करता था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वास्तविकता में आज का जो ये संघर्ष है, और मुझे तो बड़ी खुशी है राजीव जी कि इस संध्या काल में मुझे एक अवसर मिला। मुझे अफसोस होता था ये 1947 के पहले पैदा क्यों नहीं हुआ, मैं भी गांधी नेहरू के साथ संघर्ष करता और देश के लिए लड़ता। आज कम से कम मुझे ये लग रहा है कि मौत के पहले मुझे एक अवसर मिला है। जब मैं जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ तो जवान था, नौकरी ढूंढनी थी, जीवन का भविष्य देखना था। आज मुझे एक अवसर और मिला है कि अपने देश के लिए कुर्बानी दे सकूं, अपनी भारत माता के लिए लड़ सकूं, और इंडिया जो है उसको जीवित कर सकूं, और इंडिया को नष्ट करने वाले का नाश कर सकूं। स्वामी जी, बाल सफेद हो जाने से संध्या काल नहीं हो जाता है। खैर, आना चाहता हूं, अभी बहुत लंबा वक्त है, अभी आप जवान हैं, आप अपने आप को संध्या काल की तरफ मत जाते हुए देखिए। यहाँ हम तमाम साथी हमारे साथ हैं, किसी के बाल सफ़ेद, किसी के बाल काले, लेकिन सब उसी जोश, उसी उत्साह के साथ अपनी बात रखते हैं और जर्नलिज्म कर रहे हैं हम सब लोग। जर्नलिज्म में तमाम ऐसी बातें होती हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। जो सूचना हम तक हैं वही सूचना आप तक हम पहुंचाते हैं दोस्तों, वही यहाँ कर रहे हैं हम। उसमें थोड़ा अपना पुट यानी अपना विश्लेषण हम आप तक पहुंचाते हैं कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। प्रेम कुमार जी, एक बार आपके पास आना चाहता हूँ और ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ। इंडिया पे बात करना ज़रूरी है और इसलिए मणिपुर पे बात तो कर ही रहे हैं। पूर्वोत्तर में ये आग धीरे धीरे फैल रही है और आग, जैसा अभी बता रहे थे दीपक पाचपोर जी, कि एक पूर्व विधायक, वो पूर्व विधायक जो हैं वो बीजेपी के ही होंगे, मैंने नहीं देखी, लेकिन बीजेपी के ही होंगे, कांग्रेस के तो होंगे नहीं।
जो छत्तीसगढ़ के लिख रहे हैं कि ये आग अब बारी जो है वो मणिपुर के बाद अब छत्तीसगढ़ की है। तो एक आग लगाने वाला काम तो हो चुका है 36 सेकंड में, लेकिन दूसरी तरफ ये जो आग लगाने का काम है ये इसलिए क्योंकि बेंगलुरु में, उससे पहले पटना में एक मीटिंग हुई जिस मीटिंग की उम्मीद नहीं थी, और मीटिंग ही नहीं, उसमें ऐसे ऐसे दल आए जिन दलों को एक मंच पे आने की उम्मीद नहीं थी। आम आदमी पार्टी एक मंच पे, ममता बनर्जी एक मंच पे, अखिलेश यादव एक मंच पे, ऐसे तमाम नेता। और आने वाले अब जो मुंबई में बैठक होगी 15 अगस्त के बाद, उस बैठक में कुछ और दल अगर शामिल हो जाए तो परेशानियां और बढ़ेंगी। और मुंबई पहुंचते अगर महाराष्ट्र की सरकार के साथ कुछ हो जाए तो परेशानी और बढ़ेगी। जो दिख रहा है अवश्यम भाई बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है और महाराष्ट्र में वहाँ के जो क्या कहेंगे विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको फैसला लेना है। इसलिए भी जो परेशानियां हैं प्रेम कुमार जी, उसको कहां तक आप देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए सत्ता पक्ष की तरफ से? जी राजीव जी, राहुल गांधी का आपने वक्तव्य सुनाया और याद दिला दिया, और निश्चित रूप से पूरे विपक्ष ने जब इंडिया नाम रखा और ये नाम राहुल गांधी का ही सुझाया हुआ और ममता बनर्जी का प्रपोज किया हुआ माना गया है, तो उसमें इंडिया का मतलब विपक्ष है ही नहीं। इंडिया का मतलब इस रूप में है कि आज इंडिया खतरे में है, इंडिया में बेरोजगारी है, इंडिया में महंगाई है, इंडिया में अमीर उसी तरीके से धन का शोषण कर रहे हैं, धन को सोख रहे हैं स्पंज में, जैसे ब्रिटिश काल में यहाँ का जो धन है टेम्स नदी में ले जाया जाता था। इस रूप में राहुल गांधी ने दिखाया कि इंडिया बेचैन है, और इस इंडिया की लड़ाई उनसे है जो इंडिया की बेबसी का और बेचारगी का और इस तरीके से तंग हाल और परेशान हाल में इंडिया को छोड़ने का जिम्मेदार है। लड़ाई वहां है। तो इंडिया का मतलब अपोजिशन नहीं है, इंडिया से लड़ाई है जो इंडिया के खिलाफ है। इस रूप में ही राहुल गांधी ने बातों को रखा, और सारे दल अपने तमाम मतभेदों को छोड़ करके हितों का नुकसान है होगा ये मान करके भी इकट्ठा हुए हैं। तो इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि ये इंडिया की आवाज है, इंडिया के खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनसे लड़ाई है। तो ये बात साबित होने में ज्यादा देर लगी नहीं, ये बात साबित हो गई जब इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से तुलना कर दिया गया, इंडिया को ब्रिटिश कालीन तुलना कर दी गई। तो ये बात साबित हो गई कि इंडिया को लेकर के क्या सोच है, ये बात स्पष्ट हो गई। अगर इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखते प्रधानमंत्री जी तो कतई भी इस तरह का बयान नहीं देते। इंडिया बहुत सर्वमान्य नाम है, हर जगह इंडिया है, कोई इंडिया को मिटा नहीं सकता, कोई इंडिया को बदनाम नहीं कर सकता, इंडिया से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आप इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन, अब इस पर तमाम वक्ताओं ने कहा भी है कि वे नाम भरे पड़े हैं इंडिया से जुड़े हुए, खुद बीजेपी नेताओं के नाम, संगठन के नाम, आइडियल्स, उनके सोच, उनकी कल्पना, उनकी सब इंडिया के इर्द गिर्द है। इसके बावजूद इंडिया का इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रेजेंटेशन जो किया प्रधानमंत्री जी ने, तो ये वाकई इंडिया का अपमान करने वाला है। और ये कोर्ट में बात जानी चाहिए कि इंडिया का आप अपमान मत कीजिए, आप विपक्ष का अपमान कर सकते हैं, नेता का अपमान कर सकते हैं, इंडिया का अपमान कैसे कर सकते हैं? तो ये बात अदालत में जाने लायक है। तो हमें लगता है कि विपक्ष ने जो एक नैरेटिव सेट किया कि हमें इंडिया को बचाना है, उस नैरेटिव में विपक्ष 2 कदम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और इससे जिनको डर लग रहा है वो रक्षा में अपनी गलती कर रहे हैं, ये साफ तौर पर हमें दिख रहा है। जी शकील जी, क्या आपको लगता है कि ये एक डर है जो इंडिया नाम से, और लेकिन इंडिया जो संगठन है ये लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं, आगे क्या कुछ हो रहा है? देखिए राजीव जी, स्थिति किस तरह से बदल रही है
इससे यह स्पष्ट हो रहा है। पहले क्या होता था कि कांग्रेस हमेशा डिफेंसिव हो जाती थी, मगर आज हालत ये है कि कांग्रेस जो है इस तरह के बयानों का बहुत ही कड़ा जवाब दे रही है, और जिसे कहते हैं बड़ा सटीक जवाब दे रही है। जो प्रधानमंत्री ने आज कहा अपने संसदीय दल की बैठक में, तो उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसी इंडिया ने, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की आप बात कर रहे हो, उसे हराया था। मोदी जी याद करिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी आप याद तो कर रहे हो, उसे हराया किसने था? इसी इंडिया ने। उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया कि कांग्रेस ने हराया था, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो आप इंडियन मुजाहिदीन का नाम ले रहे हो, उसे भी किसने हराया था? कांग्रेस का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा इसी इंडिया ने जी। तो ये जो एक चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब जो है कांग्रेस ऑफेंसिव मोड में है, विपक्ष जो है आक्रामक मुद्रा में है, और बीजेपी घबराहट में ऐसे काम कर रही है जिसके लिए कहना बड़ा दुखदाई है। ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बात हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री ने कहा है और जो सब कुछ हुआ है और जो मणिपुर में हुआ है, तो हमें ये बताना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। देखिए, आज से करीब 78-80 साल पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? विंस्टन चर्चिल ने हिंदुस्तान की आज़ादी का विरोध करते हुए कहा था कि भारत के नेता आज़ादी के काबिल नहीं हैं। भारत में अगर आज़ादी दी गई तो यहाँ के लोग जो है विभाजनकारी प्रवृत्ति को पैदा करेंगे, यहाँ के लोग देश को बांट देंगे। बहुत ही ख़तरनाक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था, बहुत ही कड़े शब्द थे, और पूरे के पूरे यहाँ नहीं बता सकते, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं इसको जी। तो चर्चिल ने उस वक्त जो है भारत के नेता कब कैसे हो जाएंगे, उनका चरित्र क्या हो सकता है, इसके ऊपर बड़ी गहरी टिप्पणी करी थी, और हम भारतीयों के लिए उस टाइम ये बहुत ही दुखदाई बात थी। लेकिन जिस 70 साल का जिक्र मोदी जी बार बार करते हैं, बीजेपी बार बार करती है, उस 70 साल में कांग्रेस के नेताओं ने और बाकी जो नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे इस बीच में, उन्होंने चर्चिल की बात को कभी सही साबित नहीं होने दिया। नेहरू जी ने 1947 में नियति से साक्षात्कार आज़ादी की घोषणा करते हुए 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को जो अपना पहला भाषण दिया था, उसमें उन्होंने गरीब की, किसान की, मजदूर की, साइंटिफिक टेम्पर की, बड़े की बात करके और फिर उसको क्रियान्वित करके बड़े बांध बना के, IIT बना के, एम्स बना के, दूसरे वैज्ञानिक बड़े बड़े केंद्र बना के ये साबित कर दिया था कि भारत चर्चिल की बात को सही साबित नहीं होने देगा और हम एक उन्नत राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन पिछले 9 साल में क्या हुआ? पिछले 9 साल में जो उन्होंने कहा था चर्चिल ने कि भारत में विभाजनकारी प्रवृत्तियां हो सकती हैं पैदा, उसको हमने सही साबित कर दिया। और वो विभाजन और नफरत की राजनीति 9 साल में इतनी बड़ी, इतनी फैली है कि आज जो कुछ मणिपुर में हो रहा है उसकी जो आग है सारे पूर्वोत्तर में फैल गई, और जो उसकी आँच है वो पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका का हर अखबार, अंतर्राष्ट्रीय हर अखबार भारत की घटनाओं के बारे में लिख रहा है। हमने यहाँ अपने ट्विटर पे और दूसरे सोशल हैंडल्स पे वो जो वीडियो था उसको बैन कर दिया, मगर दुनिया भर में वो देखा जा रहा है और दुख के साथ देखा जा रहा है। बिल्कुल, आप कल्पना करिए कि एक महिला जिसका सर हमेशा गर्व से तना रहता था कि मेरे पति ने करगिल में पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे किए हैं, उस महिला का सर पीड़ा से और शर्म से किस तरह झुका हुआ था उस दिन। बिल्कुल, और एक घटना नहीं है, अभी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं और ये दुनिया तक पहुंच चुकी हैं सारी की सारी। 80 साल की एक वृद्धा को, जिसका पति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ा था, उसको जिंदा जला दिया। 80 साल की वृद्धा को जिंदा जला दिया गया। तो ये, और उसके बाद सबसे भयानक और सबसे दुखदाई ये है कि लोग जो किया है उन हिंसक तत्वों के साथ हैं। प्रेम कुमार जी बहुत ही सही कह रहे थे, बहुत ही सटीक बात कह रहे थे कि इस बात को लोगों को समझाना पड़ेगा कि दूसरी जगह भी घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई भी आरोपियों के साथ, अपराधियों के साथ खड़ा नहीं होता है। निर्भया का कांड हुआ था जी, क्या हुआ था? कांग्रेस, शीला दीक्षित की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, सब जो है पीड़ित और पीड़िता के परिवार के साथ में खड़े हुए थे, आरोपियों के साथ कोई नहीं दिखा था। सिंगापुर पहुंचाया
उसके इलाज के लिए। और ये हमें तो पता नहीं, और भी किसी ने डाला हो तो पता नहीं, कि हमें तो प्रशांत टंडन जी के वीडियो से मालूम पड़ा था। जो प्रशांत टंडन जी ने उस दिन वीडियो डाला था, याद आ गई थी सारी की सारी पुरानी, कि मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त कितनी संवेदना के साथ अपनी बात कही थी। और वो बहुत पूरी दुनिया में देखा गया, प्रशांत जी का वो वीडियो था, वो था। लेकिन कई चीज़ें याद आती हैं, कई नहीं आती। और उसके बाद उनके बयान को भी टेक्स्ट कॉपी में छापा गया। कितनी संवेदना, उन्होंने कहीं किसी राज्य को नहीं जोड़ा, कहीं किसी पे आरोप नहीं लगाया, अपने परिवार का उदाहरण दिया, कहा कि मैं बेटियों का बाप हूँ, और दुख के साथ जोड़ा जी। तो पीड़ित के साथ खड़ा होना ही सरकार का काम होता है, सत्तारूढ़ पार्टी का काम होता है, और हर सब आदमी का काम होता है। लेकिन यहाँ तो ये है कि हाथरस में घटना होती है तो उस लड़की के घर के चारों तरफ घेरा डाल दिया जाता है और सब लोग उस आरोपियों का समर्थन करते हैं। यहाँ तो ये होता है कि मणिपुर की जो घटना है उसमें इस बात को कहा जा रहा है कि महिलाएं ही दोषी हैं, इन महिलाओं ने, ये सब झूठे झूठे वीडियो चलाए जा रहे हैं सारे के सारे। तो ये फ़र्क है, और इस फ़र्क को लोगों को बताना पड़ेगा कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दूसरे प्रदेश हो, कोई भी सरकार किसी भी आरोपी के साथ कभी खड़ी नहीं हुई है। राजस्थान में भी लोग तत्काल गिरफ्तार हुए हैं, छत्तीसगढ़ में तो घटना क्या हुई आज तक किसी को मालूम ही नहीं है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा, हमने उनका बयान सुना था कि भाई बताओ तो छत्तीसगढ़ में हुआ क्या है। छोटी मोटी घटनाएं होना अलग बात है, राजस्थान की कुछ घटनाएं ज़रूर हुई हैं, लेकिन उस सब के सब गिरफ्तार हुए हैं, सरकार ने उनका निंदा की है जी। तो इस तरह से आप चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, और ख़ास तौर से देश के प्रधानमंत्री तो कभी नहीं कर सकते। तो ये फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। और आज जो स्थिति है उसमें निश्चित ही रूप से प्रधानमंत्री ने बहुत ही घबराहट में इस तरह का बयान दिया है, और इसका जो रिएक्शन हो रहा है वो बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। जी जी। क्या प्रशांत जी, आपको भी लगता है कि ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा? हो गया है, ऑलरेडी हो गया है। मैंने पहले ही आपको बताया कि बीजेपी के बड़े नेता अब प्रधानमंत्री के को डिफेंड करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वही लोग दिलचस्पी ले रहे हैं जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है। अब जयशंकर जी एक बढ़िया बात कह रहे थे, और जो जिन लोगों ने इंडिया नाम दिया होगा, वाकई आज वो हंस रहे होंगे ताली पीट के कि मोदी जी जाल में आ गए। देखिए, मतलब मोदी जी, जैसा मैं कह चुका हूँ कि वो क्राइसिस रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी आदत भी नहीं है, क्योंकि वो संघर्षों से नेता नहीं बने हैं। अगर आप उनकी पसंदूमी देखिए तो एक्सीडेंटली गुजरात के अंदर बीजेपी में विवाद था, सरफुटबल थी, इनको क्राइसिस में भेजा गया वहाँ पे। उसके बाद गोधरा हो गया, दंगे हो गए, और उसके बाद फिर ये उसी पे लोकप्रियता पे चुनाव जीतते रहे। फिर कॉरपोरेट ने इनको तलाशा, और कॉरपोरेट ने इनको धो मांझ के इनको आगे दिल्ली के लिए तैयार कर दिया। मोदी जी ने कोई संघर्ष नहीं किया है जैसे दूसरे नेता संघर्ष करते हैं। मुझे नहीं याद है कभी भी जीवन में कोई एक तस्वीर, कोई एक सिंगल कॉलम न्यूज़ भी आप अगर दिखा दें कि मोदी जी कभी गिरफ्तार हुए हो, कभी धरने में बैठे हो, जैसे आज संजय सिंह बैठे हुए हैं, कभी धरने पे सरकार के खिलाफ बैठे हैं, कोई जुलूस लेके निकले कभी, विपक्ष में रहते हुए भी। भाई जब विपक्ष में थे मोदी जी तब भी हम इनसे मिलते थे, हम लोग यहाँ पे जो भी सीनियर लोग हैं मिलते रहे होंगे, महासचिव थे जब वो। और एक हकीकत बात बता दें आपको कि उस ज़माने में सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन, वेंकैया नायडू, ये सब बीजेपी के बड़े स्पोक्स पर्सन थे। ये सब लोग जब व्यस्त होते तब रिपोर्टर इनके पास जाता था, जैसे आज के ज़माने में मुख्तार अब्बास नकवी के पास जाता है। तो लेकिन मोदी जी को जो कुछ भी मिला वो संघर्षों से नहीं मिला। तो संघर्ष आपको ट्रेनिंग देते हैं। राहुल गांधी अगर आज आपको बहुत परिपक्व दिखाई दे रहे तो उनकी ट्रेनिंग संघर्षों से हुई है। अगर 2011 में ही उनको अगर बड़ा पद मिल जाता, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी उस परिपक्वता से उस जिम्मेदारी को निभाते जैसा अब तैयार हो गए हैं उसके लिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात देखिए, जो मणिपुर के बारे में है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, राजीव जी, मणिपुर का और कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट, मोदी जी जब वहाँ जाते हैं
उनके दिमाग में बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश होता है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश यही होता है, हिंदी बेल्ट। कश्मीर में गए तो वो कश्मीर को भुनाते हैं हिंदी बेल्ट में। कश्मीर के लोग तकलीफ में हैं, कश्मीर के लोगों के साथ न्याय है अन्याय है, उससे कोई मतलब नहीं। कश्मीर का नाम भुना के वो उत्तर प्रदेश, बिहार में वोट लेते हैं। यही काम अब वो कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए। नॉर्थ ईस्ट का समाज हमारे समाज जैसा नहीं है। वहाँ पे आरएसएस या मोदी साहब एक प्लान लेके गए हैं धार्मिक तौर पे विभाजन का। वही नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट का समाज अपने ट्राइब्स में बटा हुआ समाज है, वही कल्चर है वहाँ का। वहाँ के जो हिंदू या ईसाई भी हैं, उनके रीति रिवाजों या कर्मकांडों में उनके ट्राइबल कल्चर हावी होते हैं। उनके चर्च भी हमारे यहाँ से अलग हैं, उनके तौर तरीके अलग हैं हमसे, क्योंकि वो ट्राइब्स में है। अब क्या हो रहा है कि वो ट्राइबल्स में एक दो तरीके काम हो रहे हैं। पोलराइजेशन तो हो गया, अब यूनिटी हो रही है। आप देखिए कि नागा कुकी में बरसों से विवाद था, मारपीटें थी, दंगे होते थे। अब नागा कुकी एक हो गए। अभी आप देखिए कि वो मिजोरम में एक मैचिस के खिलाफ एक जो है गोलबंदी शुरू हो गई है। इसका असर दूसरी जगह पे जा रहा है। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को आप डिस्टर्ब कर दें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट धर्म या और किसी चीज़ में नहीं बटा हुआ। जितना वो वहाँ पे जो यूनिटी फैक्टर है या वहाँ पे पोलराइजेशन है वो ट्राइब्स में है। आप ट्राइब्स के बीच में अगर खाई पैदा करेंगे तो वो एक अलग तरीके की समस्या को आप जन्म देने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो चिंगारी हो गई। अगर उसमें इमीडिएट दिल्ली से बहुत समझदारी पूर्वक, मैच्योरिटी के साथ अगर इंटरवेंशन नहीं किया गया, हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो ये समस्या हाथ से बाहर भी जा सकती है, क्योंकि स्थितियाँ बहुत गंभीर है वहाँ की। और जिस तरीके से मिजोरम में हो रहा है या और बातें हम सुन रहे हैं, वो संकेत दे रही है कि आगे हमको ठीक से संभालो। उत्तर प्रदेश की राजनीति करने के लिए, बिहार में राजनीति करने के लिए अगर आप मणिपुर को एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो तो आप बड़ी भूल कर रहे हैं, जो किन्हीं सरकारों ने नहीं किया। हाँ जी, बिल्कुल, ये एक अलग तरह की भूल। और क्या आने वाले समय में ऐसी गलतियां और होंगी, या जो कुछ देख रहे हैं हम और सदन के अंदर? जयशंकर जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा। क्या जो कुछ हम देख रहे हैं सदन के अंदर, जो कुछ हो रहा है देश में, जो कुछ चल रहा है, अगर इन सब को अगर एक जगह बांधने की कोशिश की जाए तो कहाँ सत्ता पक्ष को आप पाते हैं और कहाँ विपक्ष को आप पाते हैं? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बौखलाहट और बढ़ेगी। सत्ता पक्ष के अंदर जो है बौखलाहट और बढ़ेगी। ऐसे घटनाक्रम सामने आते जाएंगे जिससे लगेगा कि उसको 2024 बहुत भारी पड़ने वाला है। उसके पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जो चुनाव होंगे विधानसभा के, और तेलंगाना का जो विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा खास हासिल होने वाला नहीं है। अब एक उदाहरण लोग देते हैं कि साहब 2018 में भी तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत के आ गई थी, बीजेपी हार गई थी। कर्नाटका में भी जीत के आई थी। बाद में भले मध्य प्रदेश में और कर्नाटका में जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त के जरिए बीजेपी ने सरकार बना ली थी, लेकिन उसके बाद जब 2019 का चुनाव हुआ तो मोदी जी के नाम पे सारा वोट एनडीए को मिल गया, भाजपा को मिल गया। लेकिन एक बात भूल जाते हैं लोग कि 2019 के चुनाव के बारे में अगर सोच करने वाले लोग सोच करें, अगर पुलवामा नहीं होता, अगर बालाकोट का सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होता, तब चुनाव के नतीजे क्या होते? अगर इस पर कभी रिसर्च किया कि नहीं किया लोगों ने? मेरे ख्याल से अगर उस जंग का जो ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल्स वाला जो ये लोग पोलस्टर हैं, इनको करके बताना चाहिए कि अगर उस हालत में चुनाव होता तो क्या होता और उसके बाद हुआ चुनाव तो क्या हुआ। इसी तरह की घटना आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस को भी इसका एक लाभ मिला था 1990-91 के चुनाव में,
जब राजीव जी की हत्या हुई वहां लिट्टे के जरिए तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में, उसके बाद जो चुनाव के नतीजे आए वो कांग्रेस के पक्ष में गए। उसके पहले के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में उतना नहीं थे, उस अनुभूति का लाभ मिला था। तो उसी तरह से 2019 के चुनाव में पुलवामा अटैक के बाद जो चुनाव हुआ उसमें उनको फायदा मिला, सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा हुआ, बालाकोट का फायदा हुआ। अब ये जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, देखिए बातचीत में, चर्चा में हम लोग मणिपुर की जब बात कर रहे थे तो एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष छूट गया था। वो पक्ष है मणिपुर की जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके जी, वो खुद भी आदिवासी हैं। उनका बयान अपने आप में इतना गंभीर है, इतनी गंभीर टिप्पणी है राज्य सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ और जो वहां का हालात है उसके खिलाफ, कि उसको कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो मीडिया में भी, हालांकि गोदी मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने वो बयान दिया था, लेकिन उस पर चर्चा ही नहीं की, उसको दबा दिया गया एक तरह से। कारण कि ऐसी घटना, ऐसी हिंसा कभी हमने जिंदगी में देखी नहीं है जो हालत मणिपुर की हो गई है। तो प्रधानमंत्री को तो कायदे से अगर थोड़ा भी लाज है या कुछ भी है तो अपने राज्यपाल की बात भी को भी समझते हुए मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और राज्यपाल को इस तरह की रिपोर्ट भी देनी चाहिए राष्ट्रपति को कि राज्य में ऐसी स्थिति है कि मुख्यमंत्री वहां एक तरफा काम कर रहे हैं। और उनके सामने आदर्श उनके प्रधानमंत्री हैं कि गुजरात में जिस तरह से दंगों के समय गुजरात सरकार का रवैया था, वही रवैया आज मणिपुर की सरकार का है। वहां के संघर्ष में वहां जो सिविल वार की स्थिति आ गई है, मुख्यमंत्री खुद एक संप्रदाय, एक जाति और एक नस्ल के पक्षधर हो गए हैं, उस तरफ से बात कर रहे हैं, उस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये बातें चलेगी और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति बदलती जाएगी, बिगड़ती जाएगी और इनके पास कोई समाधान तो है नहीं, क्योंकि संघर्ष, ठीक कर रहे प्रशांत, संघर्ष से निकले नहीं है, कोई विजन ऑफ इंडिया इनके पास है नहीं। इनके पास तो था कि कांग्रेस का विरोध करना था, कांग्रेस का विरोध करते करते चलो मौका मिल गया, हाथ में बटेर लग गई, चलो उसके बाद फिर ठीक है अपना सरकार चला रहे हैं। लेकिन उस ढंग की जो जटिलताएं सामने जब आ रही हैं, आर्थिक स्थिति कंगाल हो चुकी है, जो योजनाएं चला रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। अभी हर चीज में पता लगा कि रेलगाड़ियां लेट हो रही हैं, उसमें सारे किराए भाड़े बढ़ा दिए। एक नया हो गया कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाएंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाएंगे। आज ही रिपोर्ट आई है कि गोरखपुर से जो लखनऊ के लिए वंदे भारत चलाई गई है उसके 80% सीटें खाली जा रही हैं। जितनी वंदे भारत एक्सप्रेस की गाड़ियां चल रही है उसमें से 2-4 को छोड़ दिया जाए तो सबकी हालत बहुत ही बुरी हालत है। नई पार्लियामेंट बना लिया आपने, ये कभी चर्चा ही नहीं कोई कर रहा है। उस पार्लियामेंट में जब ये बाढ़ आई है दिल्ली में तो 4-4, 5-5 फुट पानी भर गया। अभी तक उसको लॉक कर दिया गया, किसको उधर नई पार्लियामेंट की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। ये चर्चा तो ये थी कि ये मानसून सत्र का कोई 2-4 दिन उसमें भी कराया जाएगा, नई संसद में कराया जाएगा। लेकिन अब वो पता लगा, कोई कह रहा था कि शायद अगर यही हालात रहे तो साल भर तक उसमें नहीं हो पाएगा, विंटर सेशन भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसका कोई ये नहीं है। तो इतनी जब सारी चीजें खुल करके जब सामने आने लगेंगी तो मुझे लगता है कि और बौखलाहट बढ़ेगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक तो उनकी ट्रेनिंग रही नहीं है कभी, चाहे आरएसएस से लेकर के अभी तक जो है उनकी ट्रेनिंग जो है वो तो फासिस्ट तरीके का है कि असहमति को दबा दो, असहमति की आवाज को कुचल दो, चाहे पत्रकारिता में हो चाहे न्यायपालिका में हो। अब देखिए जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कमेंट किया मणिपुर के बारे में, अब चीफ जस्टिस के खिलाफ अभियान शुरू हो रहा है। अब वो किस तरह से बोल रहे हैं, मणिपुर के मामले को लगातार कोशिश बताने की कोशिश की जा रही है, ये आदिवासी और मैतेई का मामला नहीं है, ये हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच की लड़ाई है, ईसाइयों के बीच की लड़ाई है। तो इस तरह का जो माहौल पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि देखो हिंदुओं के लिए हम लड़ रहे हैं, चाहे मणिपुर हो चाहे और कहीं भी हो। तो ये जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें पूरा नार्किस्ट खाक हो जाएगा, जल जाएगा, सिविल वार हो जाएगा वहां पर और स्थितियां संभालने के लायक रह नहीं जाएंगी, मेरा ये कहना है। जी राजीव। जी बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट पर चिंता करनी चाहिए मोदी जी को, और अभी चिंता जो इंडिया पे कर रहे हैं यानी गठबंधन पे, विपक्षी दलों पे कर रहे हैं, उसकी जगह पे नॉर्थ ईस्ट पे चिंता करें तो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर होगा। और ख़ासकर मणिपुर के हालात अगर सुधरेंगे तो दूसरे राज्यों, जो सटे हुए राज्य हैं, वहाँ के हालात भी सुधरेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें कि जो आपसी सौहार्द बनाए रखना चाहिए था, जो मैतेई, कुकी, नगा, इन लोगों के बीच, मोजी, इन लोगों के बीच जो ज़ूमी, इन लोगों के बीच जो सौहार्द का वातावरण था वहाँ पे मणिपुर में, उसको फिर से लौटाने में अब दशकों लग जाएंगे।
वर्षों बीत जाएंगे और जो परिस्थितियां बनी हैं, बदल गई हैं वहाँ पे, उन चीज़ों को सुधारना बहुत ज़रूरी है, इस देश की एकता और अखंडता के लिए भी ज़रूरी है। इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। जयशंकर जी, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, शकील अख्तर जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और प्रेम कुमार जी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े, इस चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया और हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं जो अपने बात, अपने विचार लगातार रखते हैं। देखता हूँ कमेंट बॉक्स में और बहुत ही शानदार आपकी बातें, आपके विचार जो हैं, और सबसे बड़ी चीज़ की